राजीव गुप्ता सर के साथ बिजनेस सीक्रेट्स। नमस्ते। लूजली आप ये समझा सकते हो कि धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को क्या कहा? मेरी बनाई हुई चीज के ऊपर ऐश मत करो, अर्न योर स्ट्राइप्स। लेकिन मैं आज कन्फेस कर रहा हूँ, मैं भी स्टैंड करेक्टेड हूँ। जब वो जियो की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आई वॉज वर्किंग फॉर रिलायंस। मैंने कहा भाई कहाँ टेलीकॉम में घुस रहे हो? व्हाट हैपेंड? टुडे दे आर रूलिंग इवन देयर। अंडर व्हाट कंडीशंस शुड यू स्टे आउट ऑफ बिजनेस? अगर आपका दम घुटता है, आपका मन नहीं होता, बेटर टू स्टे ऑफ द बिजनेस। घुट घुट के मर मर के जियोगे, यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू एनीबॉडी। बहुत सारे जेन ज़ीज़ को एक छोटी सी रियलिटी चेक की जरूरत भी है। फेलियर होगा, बहुत बार होगा। आपका जो सो कॉल्ड वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया है, हो सकता है वो 4 बार चेंज हो और कुछ और ही बन जाए। जो भी आपको बोल रहा है कि क्विक मनी है, वो आपको गुमराह कर रहा है। पर्सनल फाइनेंस की गेम कैसी खेलनी चाहिए? 1 लाख वर्सेस 10 लाख वर्सेस 1 करोड़। That's a very good way to really increase your wealth. Great marriages can lead to great businesses. So if your life partner is someone with whom you can share your pain and she can value add in giving you a perspective, this is one of the secrets of Gujarati businessmen being so successful. 50% of the next gen doesn't want to join the family business. क्यों? Overbearing seniors in the family. इनकी सोच क्या है कि भगवान का ये अवतार है, but because of humility, they are calling themselves as king. बच्चों को यार सांस लेने दो. They cannot take so much of crap, and above all they need respect. इस पूरे पॉडकास्ट में हमारी ये कोशिश रही है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यंग प्रोफेशनल, कोई भी इंसान बिजनेस के बारे में A to Z सीखे। इंडिया में अगर आपको किसी भी बिजनेस को स्केल करना है, स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो ऐसा पॉडकास्ट एपिसोड देखना बहुत जरूरी है, नोट्स लेते हुए। याद रखिए, दिस इज फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप एक बिजनेस फैमिली से हो, आपको इस एपिसोड से ज्यादा यूजफुल एपिसोड यूट्यूब इंडिया पर नहीं मिलेगा। याद रखिए, आज भी ज्यादातर इंडियन फैमिली बिजनेसेस जुगाड़ पे चल रहे हैं। ना कोई सिस्टम है, ना गवर्नेंस, ना सक्सेशन का प्लान, बस पापा संभाल रहे हैं या भाई देख लेगा। और इसी तरह बहुत सारे बिजनेसेस की लेगेसी खत्म होती है, क्योंकि केओस, ईगो और स्ट्रक्चर की कमी सब कुछ गिरा देती है। इसलिए आज के पॉडकास्ट की गेस्ट है प्रोफेसर राजीव गुप्ता, एक्स वीपी रिलायंस, पहले सीईओ एक 60 साल पुरानी फैमिली बिजनेस के, और अब चेयरपर्सन मास्टर्स यूनियन के फैमिली बिजनेस प्रोग्राम में। हर टाइप की फैमिली बिजनेस का उनको अंदर से एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की नॉलेज है, जनरली स्पीकिंग स्टार्टअप दुनिया की नॉलेज है। बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं, बिजनेसेस को बचा कैसे सकते हैं, इस बिजनेस कोच को सब पता है। नहीं, राजीव सर हैज हेल्प्ड मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस फैमिलीज थ्रू देयर ओन जर्नीज। याद रखिए, ये एक प्रैक्टिकलिटी थीम पॉडकास्ट है। राजीव सर खुद बहुत मशहूर है इस वजह से कि वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, उन्होंने खुद की एक बुक भी लिखी है, द लाला कंपनी, जो ब्रूटली ऑनेस्ट, कॉमेडिक और नो फिल्टर तरीके से इंडियन फैमिली बिजनेसेस को एक्सपोज करती है। अगर आप भी बिजनेस फैमिली से हो या अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, तो ये एपिसोड देख के आपको लगेगा कि आपकी खुद की कहानी चल रही है। मास्टर्स यूनियन में राजीव सर सिखाते हैं कि कैसे एक फैमिली रन बिजनेस को एक फ्यूचर रेडी बिजनेस में बदला जा सकता है। और हाँ, एक फुल स्कॉलरशिप भी मिल रही है उनको जो सीरियसली अपना फैमिली बिजनेस ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ऑल द डिटेल्स आर गिवन डाउन बिलो। इससे ज़्यादा यूजफुल बिजनेस पॉडकास्ट हमने नहीं क्रिएट करा है TRS पर, तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, टेक नोट्स। चाहे आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, या अगर आप खुद के फैमिली बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू। एंजॉय, बट गेट सेट। एक और नोटबुक और पेन वाला पॉडकास्ट राजीव गुप्ता सर के साथ। सर, आजकल ना एक क्रेज़ चल रहा है ऑनलाइन कि लोगों को पैसे बनाने, लोगों को करियर गाइडेंस चाहिए, लोगों को बिजनेस गाइडेंस चाहिए। आपके पीछे हमने ऑन करी है एक नीली कलर की लाइट, मतलब टाइम फॉर बिजली MBA। Interesting. वेलकम टू TRS सर
पॉडकास्ट की शुरुआत में हम झट से लोगों को सिखाएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए खुद का बिजनेस करियर कैसे प्लान करते हैं, AKA गुज्जू बिजनेस सीक्रेट्स एंड माड़ू बिजनेस सीक्रेट्स एंड सिंधी बिजनेस सीक्रेट्स। नमस्ते सर। ओके, नमस्कार। आर यू रेडी फॉर बिजली MBA? एब्सोल्युटली। ओके, बिजली MBA का पहला सवाल, 3 सबसे बड़े टिप्स क्या होते हैं यंग लोगों के लिए ताकि वो लाइफ में बिजनेस खड़ा कर सके? सबसे पहला टिप ये है, कहाँ जाना है भाई, दिशा क्या है, क्योंकि दिशा ही दशा को सेट करेगी। क्यों जाना है, पर्पस क्या है, और कैसे जाना है, रास्ता क्या है, ये 3 चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। दैट्स इट। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे पॉडकास्ट के दौरान। श्योर। ओके, अगला सवाल। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ओवर टाइम फेड अवे हो जाते हैं या उनका डाउनफॉल हो जाता है, तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है किसी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस की? कई बार क्या होता है कि जब आदमी को सक्सेस मिलती है ना, तो वो सर पे चढ़ जाती है। वो सोचता है मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, और जब वो कहता है कि मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, तो उस नशे में वो कोई ऐसा हैजार्डस रिस्क ले लेता है विच इज़ नॉट ड्रिवन बाय डेटा और द रियलिटी, इट इज़ ड्रिवन बाय हिज ईगो। और उसमें क्या होता है कि एक वो जुआ खेलता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेस रिस्क, और वो जुआ अक्सर ड्रिवन बाय ईगो होता है, एंड इट इज़ नॉट बैक्ड बाय नंबर्स, एंड देन जो भी बिल्ड किया इट फॉल्स फ्लैट ऑन द फेस। एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, क्योंकि ये एक स्केलिंग बिजनेस स्पेशल है, फैमिली बिजनेस स्पेशल है, इसलिए आपसे सवाल ये है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसेस है इन द लॉन्ग टर्म, उनके ओनर्स अपने बच्चों को 3 मेन टिप्स क्या देते हैं अक्सर? देखो, बच्चों को पेरेंट्स का एक ही होता है, मेहनत करो। उनको सब हमेशा ही लगता है यार हमारे टाइम में बड़ी मेहनत होती थी। फर्स्ट इज़ मेहनत करो। सेकंड इज़ ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो, दोस्तों को भी सोच समझ के बनाओ। और तीसरा ये है कि यार मेरी बनाई हुई चीज़ के ऊपर ऐश मत करो, अपने पाँव पे खड़े होके दिखाओ, अर्न योर स्ट्राइप्स। वो हमेशा ही चाहते हैं कि ठीक है मैं तो बना के दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तुमने अपने लिए क्या किया, तुमने अलग से क्या किया। तो उनका हमेशा ये एडवाइस भी होती है और ये कंसर्न भी होता है कि जब तक ये खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, तो मैं जो इनको देने वाला हूँ ये उसको भी नहीं संभाल पाएंगे। ओके, अभी इसी सवाल को एक्सपैंड करते हुए एक प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा। बिजनेस सर्कल्स में कहा जाता है कि जो अंबानी फैमिली की 3rd जनरेशन है वो बहुत केपेबल है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस फैमिलीज। ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप देखो, इतना इंटेलिजेंटली बिजनेस को डिवाइड किया गया। इट्स नॉट ईजी टू डिवाइड रिलायंस एम्पायर, बट उसको डीएनए ऑफ द बच्चों के डीएनए के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स लगाए गए, एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस एंड पोटेंशियल ऑफ द नेक्स्ट जेन को मैच किया गया। दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ ये है, रिलायंस जिस स्केल पे बैठा है, यू नो आई यूज़ द टर्म एस्केप वेलोसिटी, वो ऑलमोस्ट एस्केप वेलोसिटी पे है। पीपल, प्रोसेस, सिस्टम, गवर्नेंस, इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन। तो अगर बच्चे केपेबल नहीं होते तब भी बड़ा मुश्किल होता डिस्ट्रॉय करना, बट बच्चे केपेबल हैं। अपने ग्रैंडफादर को देखा है, अपने फादर को देखा है, मेहनत करते हुए देखा है। तो क्या होता है, जब आप बच्चे देखने से सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते, तो वो डीएनए, वो मेहनत, वो सेल्फ सेक्रीफाइस आ जाता है। दैट्स द रीजन एवरीबडी इज वेरी श्योर दैट दिस जनरेशन इज गोइंग टू डू वेल। ओके, इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान ना सर मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा, बिल्कुल, और जो लोग बिजनेसेस इनहेरिट करने वाले हैं अपने पेरेंट्स से, उनके पर्सपेक्टिव से भी सवाल पूछूंगा एज वी मूव फॉरवर्ड। ओके, अगला सवाल। भारत में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसे बोरिंग बिजनेसेस में होते हैं जो ग्लैमरस नहीं है, क्यों? देखिए, बोरिंग बिजनेस क्या है आजकल के बच्चों के लिए? उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फैक्ट्री में जाना, शॉप फ्लोर पे जाना, लेबर से मगजमारी करना, मशीन्स को देखना, क्वालिटी को देखना, एंड इट इज़ रेपिटेटिव। बट अगर हम एमएसएमईज़ को देखें, जितने भी एमएसएमईज़ हैं, यू नो ऑलमोस्ट 60% ऑफ देम आर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसीलिए ये कहा जाता है
कि यार बोरिंग है, लेकिन अगर हम ज़रा ध्यान से सोचें, कौन सा देश मैन्युफैक्चरिंग के बिना बड़ा हुआ है? ट्रेडिंग के दम पे कौन सा बड़ा हो गया है? तो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें रेपिटेशन है। सो ये कहावत सही है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई ऐसा है, पेशेंस रखो। इट इज़ फीडिंग योर बिल्स, इट इज़ फीडिंग ऑल योर, जो अभी आप अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो उसके साथ भी चलना सीखो। हर वक्त ग्लैमरस चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, मेरा खुद का भी एक बिजनेस है, इट्स अ टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, या मीडिया एजेंसी है, बहुत ग्लैमरस कंपनी मानी जाती है, मंक एंटरटेनमेंट, ठीक है, बट वी हैव बिल्ट इट ओवर 7 years और हमने घिसाई देखी है, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस देखे हैं, एंड एट दिस पॉइंट ना एज यंग बिजनेस प्रोफेशनल्स ये पता चला है कि यार एट सम पॉइंट ना कोई ऐसा बिजनेस खोलना चाहिए जहाँ रिपीटेबिलिटी फैक्टर हो प्रोडक्ट में, where you can design a product once and keep growing it forever. ये आपने बहुत ही अच्छा बोला है, क्योंकि अगर हम कस्टमाइज चीज़ें कर रही हैं ना, जितनी बार मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, आपका डिज़ाइन बन गया आपका, इफ़ इट इज़ अ मास प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपने मेहनत करी, देन यू कैन रीप द बेनिफिट्स फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। जो बिजनेस आपने बताया, भैया रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी पीना है, और अगले दिन कुएं की खुदाई और अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। पता है सर, मुझे लगता है कि ऑडियंस भी अब तक ये समझ गई है कि जो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल है वही कूल बिजनेसेस है आज के ज़माने में। वो फेज गया जहाँ बिजनेस का कूल होना या ना होना उनके रेज्ड कैपिटल पर डिपेंडेंट था। एट दिस पॉइंट पीपल अप्रिशिएट बिजनेसेस दैट मेक मनी, और मैं मानता हूँ कि भारत में, मॉडर्न डे भारत में 99% ऑफ द प्रॉफिटेबल बिजनेसेस आर रिपीटेबिलिटी बेस्ड। बिल्कुल ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो आप दोहरा सकते हो राइट, हर दिन, हर साल, एंड देन लर्न टू स्केल इट। यस एब्सोल्युटली, फेयर टू से, बिल्कुल ठीक है। उसकी कोचिंग देंगे आज। ओके, मूविंग ऑन। हमारे देश के सबसे आइकॉनिक ग्रुप का नाम है टाटा ग्रुप। 160 सालों के लिए वो प्रॉफिटेबल रहे हैं। they've grown their overall group of businesses. तो उनकी 3 बिजनेस सीक्रेट्स जानना चाहूँगा। ठीक है, आई थिंक ग्रेट क्वेश्चन। पहली चीज़ ये है कि टाटा की जो पूरी फैमिली रही है, राइट फ्रॉम फाउंडर टिल रतन टाटा, कभी भी मालकियत वाली फीलिंग ही नहीं थी, कस्टोडियनशिप। भैया मैं कस्टोडियन हूँ अगली जनरेशन का, मैं मालिक नहीं हूँ इसका कि मेरे को ऐश करनी है, फर्स्ट। सेकंड थिंग, जो सोसाइटी के लिए गिव बैक वाली चीज़ है, अब हम लोग CSR आ गया, 2% दे दो, उस समय कोई रूल नहीं था, बट वे बैक 70 years back, there was a creche in the factory for women. There were benefits that did not exist in corporate India, जो टाटास देते थे. So, concern for society, give back to society and take care of your employees. ये जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे उनके, बट आई विल ऐड अ 4th वन. बिजनेस कहीं भी जाए, वैल्यू सिस्टम से ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़. एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु वर्क विद टाटास, कई बार वो कहते हैं यार स्पीड मनी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीड मनी. वो कहते हैं भाई ऐसा कोई बात नहीं, स्लो कर लेंगे, पैसा नहीं देंगे. सो टू बी एबल टू स्टैंड ग्राउंड कि ठीक है यार बिजनेस का लॉस होगा, कोई बात नहीं, मैं रहूँगा, वैल्यू सिस्टम. तो ये 3 के आपने 3 बोले, मैंने चौथा भी ऐड कर दिया. आई थिंक दैट इज़ वेरी रेयर. और अगर ये वैल्यू सिस्टम्स मेंटेन हो जाते हैं, आई थिंक दिस कंपनी इज देयर फॉर इटर्निटी. और ये लेसन सबको सीखना चाहिए, सब्र और शुक्र. सब्र और शुक्र. That's Yeah, I like actually it. a Yeah, core that's of very Tata. nice. Yeah. ओके, एक और हाइपोथेटिकल प्रैक्टिकल सवाल. आपके अनुसार हमारे देश के सुपरस्टार शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन को क्या कहेंगे बिजनेस के बारे में? क्योंकि कहा जाता है कि शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बेस्ट बिजनेसमैन है. बिल्कुल. आर्यन खान को क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे, बेटा तूने मेरे को देखा है ना, मैं कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, और मैंने अपनी क्या हालत कर ली है. ही इज़ एग्जैक्टली ऑफ माई एज. ओके, ही हैज़ टू फर्स्ट टेल, बेटा ऐसे ही शाहरुख नहीं बन जाता. शाहरुख बनने के लिए 14, 16, 18, 20, 22 घंटे काम करना पड़ता है. और इतनी वेल्थ, इतनी शोहरत आने के बाद भी आई एम नॉट सिटिंग ऑन माई लॉरल्स, अब तो मैं बन गया. तो सबसे पहले वो सिखाएगा जो मैंने शुरू में आपने पूछा, मेहनत, वो नॉन नेगोशिएबल है. दूसरा, शाहरुख का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि सबको साथ लेकर चलो. Respect. He knows how to respect people. Whether it is a fan, whether it is an extended family or friends, he knows how to respect people. I think that is the second tip he is going to give him. And third, he will tell, I'm sure, to Aryan कि बेटा अपने फादर और ग्रैंडफादर को देखो, हम कहाँ से उठ के आए हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी दिमाग में नहीं चढ़ा मैं अभी भी ग्राउंडेड हूँ. तो बेटा ग्राउंडेड रहना, हवा में मत तैरना, क्योंकि हवा में तैरोगे ना तो ऊपर वाला रास्ता आपका कहीं ना कहीं आपको गिराता है. आई थिंक दीज आर द 3 थिंग आई एम श्योर ही वुड बी टेलिंग आर्यन. पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव से क्या कहेंगे? पर्सनल फाइनेंस से वो ये कहेंगे कि देखो दोस्त, ऐसा है कि एक होती है पर्सनल वेल्थ, ठीक है, उसको इंसुलेट कर लो बिजनेस से, जिससे कि बिजनेस ऊपर नीचे होता भी रहे. तो आपका जो एक लाइफस्टाइल की आपको एक आदत पड़ गई है, सो वो आपकी चलती रहे. सो आई एम श्योर ही विल क्रिएट दोज आयरन वॉल्स विच एनी स्मार्ट बिजनेस फैमिली डज, कि यार ये मेरी पर्सनल वेलबींग के लिए, हम रोजी रोटी आप समझ जाओ, दोज कार्स, दैट लाइफस्टाइल, एंड सेपरेट दैट फ्रॉम द बिजनेस. आई थिंक दैट वुड बी हिज वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, बिकॉज बिजनेस, डिस्पाइट बीइंग अ गुड लीडर, anything can happen. Business का मतलब risk है. It can be because of you. It can be in spite of your best efforts. I think that's what he will definitely tell him. Because Shah Rukh has also come from humble beginning. और जो humble beginning होती है ना, वो कहीं ना कहीं insecurity की छाप छोड़ देती है. और 2-3 generations तक वो रहती है. So I'm sure he'll say, boss, ये चीज़ तो secure करके चलो. अक्षय कुमार सर आए थे शो पर, उनसे भी मैंने ये पूछा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मिडिल क्लास का लड़का है अभी भी. उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल. He even said that? उस वजह से मेहनत हो रही है. बिल्कुल ठीक. तो इट्स अ सुपर पावर ऑलमोस्ट, आई फील. Yes. तो हमने यहाँ टाटास की बात करी है, अंबानीज की बात करी है, शाहरुख खान की बात करी है. आपसे थोड़ा एक गुगली सवाल पूछना है कि ये जो टॉप ऑफ द टॉप लोग होते हैं भारत में, इनकी पर्सनल फाइनेंस स्ट्रैटेजी अक्सर क्या होती है? देखो ये क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इनकी ये होती है, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट. पहली चीज़ ये है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. दूसरा, डोंट ट्रस्ट वन वेल्थ मैनेजर, हैव मल्टीपल वेल्थ मैनेजर्स. तीसरा, टेक अ मिक्स ऑफ पीपल यू नो हु आर मैनेजिंग योर वेल्थ, टेक अ मिक्स ऑफ पीपल यू डोंट नो, प्योर प्रोफेशनल. आई थिंक कोई भी स्मार्ट बंदा इन तीनों चीज़ों से चलता है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू डाइवर्सिफाई एंड मिटिगेट योर रिस्क. सारे अंडे ना तो एक बंदे के पास डालने हैं, ना एक असेट क्लास में डालने हैं, ना ये मेरा दोस्त है इसको देने हैं. दोस्त भी है और प्रोफेशनल भी है. आई थिंक दिस इज व्हाट दे फॉलो, एंड नो वंडर दे डू वेल. आई मीन, इफ यू सी लास्ट 3-4 years, and that's what, if you see any studies, I mean, the wealth of the richest people in the country in 3 years would have more than doubled, maybe 2.5x. Yeah. यही सीखना है हमारे देश के मिडिल क्लास को. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. कि वहाँ तक कैसे पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद और आगे कैसे जाएं. टू फर्दर दैट क्वेश्चन सर, माना जाता है कि हमारे देश के जो सबसे अमीर लोग हैं उनका मैक्सिमम पैसा रियल एस्टेट में, स्पेसिफिकली लैंड. सच है ये? बिल्कुल सही है. ओके. क्योंकि देखो क्या है कि लैंड के साथ ना एक हमारी आस्था जमी हुई है कि भाई जमीन जायदाद, सोना. सो जमीन सबसे पहले आती है, बट अगेन इट डिपेंड्स आप किस नेटवर्थ की बात कर रहे हो. इफ़ यू आर टॉकिंग समबडी विद multi-thousand crore, sort of asset base, then he would have maybe 25-30% in the land and in others. You get my point? But जिसकी नेटवर्थ थोड़ी कम है, मे बी द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड मे बी हायर इन दैट. क्योंकि इंसान के दिमाग में ये घुसा हुआ है, क्यों ज़मीन में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक तो ज़मीन को बेच के नहीं खा सकते. आज मेरा खर्चा आया तो यू आर फोर्स्ड, इट्स अ फोर्स्ड लॉकिंग. दूसरा, सबको पता है कि गॉड हैज स्टॉप्ड मेकिंग लैंड, और बढ़ेगी. वाह. तो भैया ज़मीन में लगाओ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चौखी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए डालते हैं. बट एज आई सेड, वंस यू रीच अ वेरी हाई लेवल, बिकॉज देन यू ऑल्सो गेट वेल्थ एडवाइजर्स हु विल एक्सप्लेन यू कि सर लैंड के अलावा भी अदर एसेट क्लासेस हैं. बट अप टू अ सर्टन नेटवर्थ, आई एम सेइंग, से अबाउट 50% or maybe closer to 50% would be in land.
आई होप कि ऑडियंस ये समझे कि कितना वैल्यू मिल रहा है इस शॉर्ट बिजली एमबीए में से ही। थैंक यू सो एंड अभी 10 मिनट खत्म हुए ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ सर, सवाल ये है कि जिन बिजनेस फैमिलीज में सिर्फ बेटियां हैं आज के ज़माने में 2025 में, वहाँ फैमिली पेट्रियार्क की मेंटालिटी अलग होती है, क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है भारत में? देखो बिल्कुल अलग है। अगर आपका एक बेटा एक बेटी है, उससे कंपेयर करते हैं तो बड़ा क्लियर है। बेटी की शादी में लगा दिया, सारा कुछ बिजनेस बेटे को जाएगा। ये आज भी होता है। आज भी ऐसे ही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने तो ये सोच लिया कि यार बेटी को शादी में जो देना था दे दिया, 5 साल बाद वो उठ के आ गई, लॉ तो कहता है उसका 50% है, तो लड़ाई आप लगवा रहे हो तो क्लैरिफाई कर दो। लेकिन आपका क्वेश्चन अलग है। अगर 2 बेटियां हैं, उसमें 2 तरीके की जो बिजनेस ओनर्स हितों से मैं बात करता हूँ। एक बोलते हैं भाई ऐसा है, दोनों बेटियां हैं, एक बेटी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, एक नहीं है, लेकिन शेयर ऑफ द बिजनेस दोनों को बराबर दूंगा। दूसरी वाली इज़ अ म्यूजिशियन, दूसरी वाली इज़ अ टीचर, दूसरी वाली इज़ डूइंग रिसर्च इन अमेरिका, शेयर दोनों को बराबर मिलेगा। अब आ जाती है बात चलाने की। कुछ लोग कहते हैं मैं सन इन लॉ को इन्वॉल्व कर लूँगा, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट काफ़ी बिजनेस फैमिलीज खासकर हमारी कम्युनिटी की, वो कहती है ना भाई, सन इन लॉ अपना काम करेगा, बेटी अपना करेगी, गवर्नेंस मैकेनिज्म लगा दूंगा, इन लॉज को नहीं घुसने दूंगा बिजनेस में, ये बड़ा क्लियर है। सो व्यू बड़ा क्लियर है उनका कि अगर बेटियां हैं उनको शेयर दिया जाएगा और वो बिजनेस को चलाएं, चाहे एक चलाए चाहे 2 चलाएं, और दोनों बेटियों को बराबर मिलेगा। तो एथिकल और लीगल एंगल ये है कि एग्जैक्ट करेक्ट बंटवारा होना चाहिए। चाहे लड़के लड़की, अगर 2 लड़के हैं और 1 लड़की है तो 1/3 है, एक लड़का एक लड़की है तो 50-50 है। और अगर नहीं करना ऐसा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ लॉ कुछ कहता है, लेकिन कुछ नॉर्म बने हुए हैं हमारे कल्चर में। एक है कि यार अब एक घर में, जैसे एग्जांपल है, मेरे फादर का एक पूरा घर है, पूरी बिल्डिंग है, और वो कमर्शियल हो गई। अब माँ बाप तो मेरे साथ ही रह रहे हैं ना, तो बेटी कहाँ से आएगी, उसको तो दे दिया मैंने, तो मेरे नाम पे ही होगी ना। मैं एक घर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बिजनेस का बेटा संभाल रहा है ना, उसकी तो शादी हो गई। पर मैं ये कह रहा हूँ, लॉ जब से चेंज हुआ है, और मैं हर एक बिजनेस फैमिली से, बिकॉज इस कोर्स में भी अदरवाइज कंसल्टिंग, मेरे से सबसे पहले मैं पूछता हूँ भाई ऐसा है, विचार बनाया कि नहीं सोचा नहीं इसके बारे में, क्यों नहीं सोचा भाई, सोचो, डिस्कस करो, डॉक्यूमेंट करो और कन्वे करो कि ये प्लान है, बेटी को नहीं दूंगा, या 50% नहीं दूंगा, 25% दे दूंगा क्योंकि बेटा चला रहा है। इट हैज़ टू बी फेयर एंड इक्विटेबल। देखिए एक वर्ड है इक्वल और इक्विटेबल, इक्वल की बात नहीं हो रही है, इट हैज़ टू बी इक्विटेबल, मीन्स इट हैज़ टू बी फेयर, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला और सम मेथड, इट कांट बी आर्बिट्रेरी। ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के मामले में, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपके मन में ऐसा है, सब कॉन्शियस माइंड में, कि बेटी को 50% नहीं देना, तो ये क्लियर होना चाहिए क्यों नहीं देना। आई वंडर कि ऐसी लड़कियां क्या सोच रही है। आई एम डेड श्योर दैट अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ नो ब्रेनर कि मेरे हैं 50%, इट्स अ नो ब्रेनर। आज की जनरेशन, जेन जी या जेन एक्स की आप बात करो, जेन वाई, they know the law. And like in my house, I have daughters, we can't even talk about equality. मतलब they are saying, वो बात क्यों कर रहे हो, मतलब कुछ मन में है क्या कि इक्वल नहीं है? डू यू गेट द ड्रिफ्ट? ये क्वेश्चन ही क्यों है कि बराबर है? ऑफ कोर्स बराबर है। सो आई एम श्योर, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रणवीर, की पेरेंट्स शायद सोच रहे हैं अरे नो ब्रेनर है, बट बेटे का है, और बेटी का सोच रही है नो ब्रेनर है, 50% मेरा है। कितना बड़ा रिफ्ट है, और आप बीज बो रहे हो किसके? बवाल होने के, जो हर बिजनेस फैमिली में होता है। सो इसको सॉर्ट आउट करना, फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका, यूरोप में क्या होता है? It's exactly like this. There's no difference? There's no difference. The inheritance is same for the children, but it's driven by your will. It's driven by, if there is no will, so for example, I can choose to, give X or Y percentage, but this discrimination against the female children is far more rampant in India as compared to the Western countries. बदलेगा ये? बिल्कुल बदलेगा। नेक्स्ट बिकॉज जनरेशन बिजनेस ओनर से जिनसे मैं बात करता हूँ, देखो क्या हो रहा है रणवीर, ये भी एक रियलिटी, आई कांट से सैड रियलिटी, बट लॉट ऑफ सेपरेशंस आर हैपनिंग, डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। तो
बिजनेस ओनर क्या सोचता है कि यार मेरी लाइफ टाइम में हो सकता है नहीं हुआ डिवोर्स, क्योंकि 20 साल बाद भी हो रहे हैं, 15 साल बाद भी हो रहे हैं। एक तो ये, दूसरा वो ये कहते हैं मेरी बेटी, इन मैनी केसेस दे आर नॉट वर्किंग फाइनेंशियली। हर एक बाप की एक इच्छा होती है, मेरी भी ये इच्छा है कि यार मेरी डॉटर्स जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। अगर किसी फैमिली में वो रह रही हैं, इसलिए नहीं रह रही कि उनका रोजी रोटी, वो चॉइस से रह रही हैं, प्यार के लिए रह रही हैं, फैमिली के लिए रह रही हैं। सो इसीलिए टू आंसर योर क्वेश्चन, इंक्रीजिंगली आई एम सीइंग द फादर्स ऑल्सो थिंकिंग नहीं यार, जैसे पहले तो ज़ीरो था ना, शादी कर दी तो सब बेटे का 100%। आई विल नॉट से द माइंड सेट हैज़ बिकम 50-50, बट इन देयर माइंड इट इज़ कि बेटे को थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए कि चला रहा है, लेकिन बेटी के नाम पे होना चाहिए कुछ। और ये बड़ा पॉजिटिव चेंज है इंडिया में, एटलीस्ट द नीडल हैज़ मूव्ड। ओके, अगला सवाल। स्पेशली अगर हम कैलकाटा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस फैमिलीज हैं जो 5-6 जनरेशन से अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। उन सारे फैमिलीज में कॉमनैलिटी क्या है? तो देखो क्या है उसमें, क्या किया है लोगों ने, या तो साथ रहो या अलग हो जाओ, बीच में मत लटके रहो। सो मैं एग्जांपल देता हूँ, भाइयों की जमरी है, प्यार है, सेक्रीफाइस कर दोगे, साथ रहो। झगड़ा हो रहा है, फादर कहेगा बेटा अलग हो जाओ। मतलब हर जनरेशन के साथ ये हर गेज किया जाता है। हर जनरेशन के साथ अलग। सो इफ़ यू सी सेम ब्रांड नेम के, मेरे दादाजी के भाई के बेटों का भी ये ब्रांड है, मेरे दादाजी के उस वाले फैक्शन का भी ये ब्रांड है। सो दे मे नॉट हैव चेंज द ब्रांड नेम, बट दे हैव डिवाइडेड द बिजनेस ओवर सच अ पीरियड ऑफ टाइम। हमको लगता है वो एक फैमिली है, बट देर आर वेरियस फैक्शंस ऑफ द फैमिली, बिकॉज दे अंडरस्टूड, दे हैड द विजन कि साथ रहोगे तो बर्तन बजेंगे, तो भैया इनको सेपरेट आउट कर दो, कोई लड़ाई नहीं हो। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, इन रेयर केसेस, सो सपोज देर आर 4 फैक्शंस ऑफ द फैमिली, तो हो सकता है 4 पार्ट नहीं हो, 2 इकट्ठे जिनमें प्यार है वो साथ हैं, और 2 फैक्शन अलग हैं। सो इसका ट्रिक ये है विजुअलाइज करना कि साथ रह सकते हो कि नहीं रह सकते, डिवाइड कर दो, सेपरेट हो जाओ, नहीं तो प्यार के साथ चलाओ। दिक्कत क्या है, प्यार से रहेंगे मेरे बच्चे, ये आपकी सोच है और खून के प्यासे हुए हुए हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। बट लॉट ऑफ द कैलकाटा बिजनेसमैन आर फ्रॉम मारवाड़, द शेखावट रीजन और जैन्स, हु गॉन फ्रॉम देयर, उनमें है ये वाली बुद्धि कि यार नहीं, फोरसाइट है, दैट्स वेयर दे आर सर्वाइव्ड अक्रॉस जनरेशंस। फ्यूचरिस्टिक हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम को देख लेना, समझ लेना, डिनाई नहीं करना। देखो क्या होता है ना कि झूठ आदमी सबसे ज़्यादा अपने आप से बोलता है, वो अपने आप से झूठ नहीं बोलते, उनको पता है भाई नहीं जमेगी भाइयों की, बिजनेस को तो चलाना है ना, तो अलग करो यार। वैसे तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ अब नेक्स्ट सवाल के बारे में, बट आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने इतने सारे बिजनेस फैमिलीज को स्टडी करा है, तो मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज और गुजराती बिजनेस फैमिलीज में फ़र्क क्या होता है? ओके, लोगों को दूर से लगता है एक जैसे से हैं, हाँ जी। कॉमनैलिटी ये है, हिसाब किताब में, मैथमेटिक्स में अव्वल दर्जे के हैं, फाइनेंशियली प्रूडेंट हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम जैसी है, देखने में सेम है लेकिन बड़े डिफरेंसेस हैं। सो आई विल से दैट मारवाड़ी बिजनेसमैन आर मोर मेथोडिकल। जैसे पढ़ता सिस्टम है, वो बिरलाज ने निकाला है। पढ़ता मतलब भैया शाम को घर जाते वक्त बता देना क्या अंदर आया आंटी में मेरी, ठीक है। सो दे आर मच मोर मेथोडिकल, मच मोर सिस्टमैटिक। Gujaratis, on the other hand, are, I think, more liberal, more adaptable. Second difference is Marwadis are very, very traditional, very hierarchical. Gujaratis, I find, are slightly more liberal. And I think, this is my guess, because when I see almost every Gujarati family has somebody in Atlanta or that region of America. So there's a lot of westernization. Whereas मारवाड़ी लोगों के ऐसे नहीं है कि बच्चे बाहर नहीं है, बट उनका काफ़ी बिजनेस इंडिया में ही सीमित है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। गुजरातीज आई फाइंड मोर लिबरल, मोर ब्रॉड माइंडेड, रिस्क एपिटाइट दोनों में है, एंड मेथोडिकल मेरे को लगता है मारवाड़ी लोग थोड़े ज़्यादा हैं। एक सुपर पावर है जो मैंने गुजराती बिजनेस फैमिलीज में नोटिस करा है, और ऑनेस्टली हर गुजराती हाउस होल्ड में नोटिस करा। मेरी मम्मी भी गुजराती है, सो आई सीन इट अप क्लोज। ओके, सुपर पावर ये है कि गुजराती विमेन आर फैंटास्टिक एट रनिंग फैमिलीज
as well as running businesses. Wow. एंड ये मैंने हमेशा नोटिस करा है कि इवन इफ दे आर नॉट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस, वो अपने हस्बैंड्स को डिटेल में गाइड करते हैं इफ द मैरिजेस आर लास्टिंग. दैट्स द अदर एंगल. बट आई थिंक एटलीस्ट इन माई आइज व्हेन इट कम्स टू गुजराती बिजनेस फैमिलीज, जो फैमिली की मेट्रियार्क है, फीमेल हेड, they always have a role to play a little bit in business. ये मैंने notice करा है. I don't know about it. This is an amazing thing, and therefore my hypothesis, this is just from observation, that Gujaratis I find more liberal, more broad-minded. Maybe it is coming from there. कि women have a role to play, and I personally think it's a good thing. Because आप ये देखो, बोलते हैं ना lonely at the top. एक बिजनेस ओनर अपना रोना किसके पास जाके रोए? अपना दर्द किसको बताए? एम्प्लॉय को? वो तो मैनिपुलेट कर देगा. So if your life partner is someone with whom you can share your pain, and she can value add in giving your perspective, like you talked about your mother. And I think maybe this is one of the secrets of Gujarati businessmen being so successful. Honestly sir, अभी मेरे बिजनेस करियर के ऑलमोस्ट 10 साल खत्म हो चुके हैं. इफ आई वांट टू गेट रोमांटिकली इन्वॉल्व विद एनीवन, ये मेरी कंडीशन होती है. आई शुड बी एबल टू टॉक वर्क विद द पर्सन. अच्छा, बहुत ज़रूरी है ये. Okay, amazing. या तो एंड आई जेन्युइनली फील कि दुनिया भर की औरतें स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी बनाती है. दे ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट. So I also agree with that. So the culture which I come from, not from my family side, but from the corporations I worked for, ऑफिस की कोई बात घर पे नहीं होगी, ठीक है. बट रिसेंटली जब ये कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम हुआ, सो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बातें सुनाई दे देती हैं, यू नो. बट आई एग्री विद यू. आई थिंक देयर सेंस ऑफ पीपल इज वेरी शार्प, एंड समटाइम्स देयर इज नो लॉजिक, इट्स जस्ट प्योर इंट्यूशन. अगर उन्होंने बोल दिया बंदा ठीक नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको 5-7 साल बाद पता चले या 20 साल बाद कि वो ठीक नहीं था. सो आई एग्री विद यू. वन इज इंट्यूशन, एंड आई ऑल्सो थिंक द वे दे लुक एट थिंग्स एंड द वे guys look at things are very very different. हमारे पैरामीटर्स ही अलग हैं. So I think it's a good strategy that you are having कि दोनों, maybe they both bring complementary things to the table, and it's wonderful. Do you think great marriages can lead to great businesses? I think so. पर लेकिन रणवीर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपने लाइफ पार्टनर को अगर बिजनेस में लाना है ना, तो ये वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज है. Okay. फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं. मेरा ये अपना व्यू है, डेटा मेरे पास बहुत है. कहोगे तो मैं बता भी दूंगा. सक्सेस होगी तो सुपर सक्सेस होगी, बट इट्स वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज. ये मत सोचना कभी कि हमारे में इतना प्यार और अंडरस्टैंडिंग है तो बिजनेस में चलेगी. चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर हाई, बट इफ़ यू कैन क्रैक द कोड एंड सेट सम प्रोटोकॉल्स, आई थिंक इट कैन बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. यू नो, लेट्स टेक बायोटेक का केस, ठीक है ना. लेट्स टेक द पिरामल फैमिली, यू नो, नंदिनी पिरामल एंड पीटर, यू नो. सो बहुत सारे केसेस हैं कि जिसमें हस्बैंड वाइफ कॉम्बिनेशन हैव रियली वर्क, बट थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से. आई थिंक सो. टेम्पलेटाइजेशन जरूरी है. पहले ये समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ. आई एम पुटिंग अ बड़ा वाला डिस्क्लेमर. ऐसा वाला डिस्क्लेमर नहीं है जो पढ़ा नहीं जाता. ये थोड़ा सा बोल्ड एंड हाई में है कि शुड हस्बैंड एंड वाइफ वर्क टुगेदर. मेरा अपना व्यू ये है, अगर सिनर्जी है दस दे कैन वर्क, बट ये मान कर चलो दैट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स आएंगे विच कैन इवन डिस्ट्रॉय योर पर्सनल रिलेशनशिप. सो इफ़ यू कॉल इट आउट शुरू में ही और बता दो यार आएंगे, और उसके लिए आप पहले ही प्रोएक्टिव एक्शन ले लो, तो चांसेस आर मिटिगेटेड. लेकिन अगर आप कौन सी अजम्पशन पे चल रहे हो, जैसे मैंने पहले बोला बच्चों में तो प्यार रहेगा, हमारा प्यार हमेशा रहेगा, नहीं, सो देन इट कैन वर्क. ओके, अगला सवाल इंटरेस्टिंग है. क्या बिगड़े हुए बच्चे भी बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं? बिगड़े हुए की परिभाषा इस पर डिपेंड करता है. अगर आप ऑफिस में आ जा सकते हो, बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हो विदाउट गिविंग इट अवे, तो चला सकते हो. या आई एम सेइंग कि अगर आप बिगड़े हुए हो और वो बिगड़े वाली चीज़ को, जैसे जैसे मैंने बोला आयरन वॉल है, भाई मैं जो भी करूँ मेरे पर्सनल टाइम में तनु की, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट इफ़ आई शो अप इन अ बोर्ड मीटिंग एंड आई स्लीप ऑफ, और इफ़ आई एम डिस्ट्रैक्टेड या टॉपिक ए हो रहा है बी हो रहा है, ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, देन बेटर टू स्टे ऑफ द बिजनेस, प्रोफेशनलाइज कर दो. डज दैट आंसर द क्वेश्चन? या एक और सवाल है, अंडर व्हाट कंडीशंस शुड यू स्टे आउट ऑफ बिजनेस? अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका दम घुटता है,
आपका मन नहीं होता और आप में कुछ और करने की आग है, बिजनेस में बिल्कुल मत आओ। प्रोफेशनलाइज कर दो, सिस्टम प्रोसेस अच्छे खासे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और एनफ एंड मोर एग्जांपल्स हैं कि सिर्फ खून ही नहीं चला सकता, दूसरा भी चला सकता है। बिल्कुल मत आओ, घुट घुट के मर मर के जियोगे, अपना भी बर्बाद कर रहे हो, बिजनेस को भी। यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू एनीबडी। ओके, ताकि और भारतीय भारत का सच जाने, इसलिए मैं आपसे ये पूछूंगा कि दिल्ली के अमीरों और मुंबई के अमीरों में फ़र्क क्या होता है? टची सवाल है। तो दिल्ली के अमीर थोड़े लाउड होंगे, वड्डी वड्डी गड्डियाँ होंगी, थोड़े शोशेबाजी होगी, थोड़ा लड़कियों को दिखाना, इम्प्रेस करना। बॉम्बे के रईस थोड़े सटल होंगे, दे विल ऑल्सो हैव लॉन्गर कार्स, बट द म्यूजिक विल नॉट बी ब्लेयरिंग विद द मिरर्स डाउन. If they go to a high-end restaurant, they won't be boisterous. And I've seen in Mumbai, like there are some places you would also know जहाँ पे टेबल छोड़ो, सीट नहीं मिलती वीकेंड में, and they'll say, look, this section is reserved for me. That's their way to show off. But they will not make a हल्ला गुल्ला. So दिल्ली के अमीर शोशा करेंगे और देखेंगे भाई देखा कि नहीं, मैंने इतना हल्ला किया, मैंने इतनी बड़ी गाड़ी में आया। बॉम्बे वाला अपने में सेल्फ कंटेंड है, ठीक है, एंड ही विल नॉट बी सो लाउड एंड ही इज़ नॉट पीपिंग कि किसी ने देखी कि नहीं मेरी गाड़ी। सो ये डिफरेंस है। इट्स अ बिग कल्चरल डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। पर कोई बिजनेस ओरिएंटेड डिफरेंसेस हैं? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मैं ये सोचता हूँ कि बॉम्बे में सच ज़्यादा है। सॉरी, बॉर्न दिल्लीइट वर्किंग इन दिल्ली। बॉम्बे में सच ज़्यादा है, बॉम्बे में सीधी सपाट भाषा है, सेठ ये नहीं हो पाएगा। दिल्ली में थोड़ा सा ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर है। बॉम्बे में आई विल नॉट से अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर है, जो डिलीवर है वही प्रॉमिस, जो दिखता है वही है। सो आई थिंक एथिकल, इट्स मच ईजियर टू डू बिजनेस इन बॉम्बे बिकॉज वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। आई थिंक इट्स वेरी बिग डिफरेंस। सर, एक और भारत सेंट्रिक सवाल है, और ये डिस्कशन ना मैंने मुंबई में सुनी है अक्सर। डिस्कशन ये है कि यार ऐसा लगता है कि टियर 2 सिटीज़ में मनी पोटेंशियल ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारा पैसा भरा पड़ा है टियर 2 में, क्योंकि स्पेंडिंग हल्के से कम होती है टियर 2 टियर 3। इज दिस ट्रू कि अर्निंग पोटेंशियल इज हायर इन द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया? सो देखो, इसका आंसर पता क्या है कि आदमी का जो एक्सपीरियंस है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब टियर 2 से आप एक्सपेक्ट इतना कम करते हो, वहाँ थोड़ा बहुत भी होता है, बड़े हल्ले करने लग जाते हैं। यू गेट माई पॉइंट। बट गाड़ियाँ ज़्यादा कहाँ बिकती हैं, टियर 2 में या टियर 1 में? लग्जरी कार्स ज़्यादा कहाँ बिकती हैं? अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिकेंगे एक कार के, और अगर इंदौर में 20 बिकेंगे, तो वो 20 ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट वहाँ से 10 कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वन थिंग। टियर 1 स्टिल हैज़ मोर मनी, बट येस, द वेल्थ इज percolating down. So 5 years, 10 years back, if you see the luxury car network or dealership, consumer durable network or luxury brands network, it wasn't there so much. इतने फैंसी शोरूम्स टियर 2 टियर 3 में नहीं थे, आज वाइबल हो रहे हैं। बट टू से कि टियर 2 में ज़्यादा पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ नेचुरली ज़्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है। अगर एक चीज़ का डिनोमिनेटर कम होगा, सैचुरेशन कम होगी, तो पोटेंशियल ज़्यादा है। बट एज ऑफ टुडे, टियर 1 डेफिनेटली इज लार्जर एंड अ बिगर मार्केट देन टियर 2 टियर 3। ओके सर, बिजली MBA का एक आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे जेन जीज को $multi-million करियर्स चाहिए, बट एक छोटी सी रियलिटी चेक की ज़रूरत भी है। प्लीज़ शेड लाइट ऑन द टाइम रिक्वायर्ड, एंड प्लीज़ टेल अस कि किन चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है इन द परस्यूट ऑफ मेकिंग $multi-million बिजनेसेस। सो सिर्फ एक ही मेरी एडवाइस है जेन जी को, बिकॉज आई ऑल्सो सिट इन सम ऑफ द स्टार्टअप कॉन्टेस्ट्स, कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही हो जाती हैं चीज़ें, बिकॉज मीडिया इज़ प्रॉब्ली ट्राइंग टू टेल देम दिस। सो वन, आई वॉन्ट टू टेल देम, मेहनत करनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, फेलियर होगा, बहुत बार होगा। नंबर 3, पिवट करना पड़ेगा। आपका जो सो कॉल्ड वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया है, हो सकता है वो 4 बार चेंज हो और कुछ और ही बन जाए। नंबर 4, जो भी आपको बोल रहा है कि क्विक मनी है, जल्दी बिलियनियर बन जाओगे, वो आपको गुमराह कर रहा है। देयर कैन बी, सी, एन एक्सेप्शन कैनॉट बी द रूल। IIT में 1 करोड़ की सैलरी मिलती है। अगेन, स्टैटिस्टिक्स आर फूलिंग अस। सो आई वॉन्ट टू टेल देम, पेशेंस रखनी पड़ेगी, हार भी होगी,
खून भी निकलेगा, चोट भी लगेगी, हर्ट भी होगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी चैलेंज होगा. दैट इज द पार्ट ऑफ द जर्नी. एंड दैट्स व्हाट आई सी, यू नो, वट एवर जेंजी आई इंटरेक्ट विद, 3 या 4 फेलियर होते हैं ना तो बड़ा लो हो जाते हैं और वो किसी को बता भी नहीं पाते अपना दर्द. You know, I can see कि they're feeling lost inside, they are not feeling confident. Where have I goofed up? वो तो मल्टी मिलियनर बन गया. कितने बन गए भाई? पेशेंस रखो, जल्दी का काम कोई नहीं है. और अपने दिमाग दिल से फियर ऑफ जजमेंट हटाओ, एब्सोल्युटली. बेशरम बनो थोड़े से. और जल्दी क्या है? जल्दी पे काहे की है प्यारे? बन जाना 30. जरूरी है मल्टी मिलियनर 30 में ही बनना है? 40 में बन जाना. यू नो, आई मीन ये जो इतना प्रेशर अननेसेसरी क्रिएट किया हुआ है. एंड रणवीर, आई थिंक थ्रू योर दिस फोरम आई वांट टू से दैट मैं ये सोचता था कि हमारी जनरेशन में बड़ा कंपटीशन है, बट आई थिंक जेनजी का जो प्रेशर है, एंड इट्स नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम पिक्चर्स, यू नो, दैट्स वन पीस, बट इट्स ऑल्सो अबाउट, एंड इट्स नॉट अबाउट जेलसी, इट्स अबाउट मैंने क्या गलती कर दी, दैट अदर पर्सन डिड राइट. सो आई वॉन्ट टू टेल देम, ये जो आपने बोला कि जजमेंटल मत हो, हर एक की जर्नी अलग है, हर एक का रास्ता अलग है. सारे फैक्टर्स को लगाओ ना यार, तभी लाइक टू लाइक, एप्पल टू एप्पल तभी कंपेयर होगा ना. मे बी यू आर नॉट बिल्डिंग इन ऑल द फैक्टर्स एंड जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं है. पता है, ये आपने सुना ना कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स हो गए हैं सबके, रील्स की वजह से, शॉर्ट्स की वजह से. आई थिंक इट अप्लाइज हेविली ऑन जेनजी करियर्स ऑल्सो. ये स्किल डिफरेंस है. मिलेनियल्स में, आपकी जनरेशन में फोरसाइट होती थी कि ओके, लेट मी विजुअलाइज व्हाट 20 years from now will look like, what 40 years will now from look like. That combined with ये सब fear of judgment, getting overwhelmed by the pressures around, Yeah. थोड़ी मजबूती की ज़रूरत है, which is there in a few Gen Zs, but it needs to be there on a larger scale. Anyway, sir, अब बिजली MBA ख़त्म. We will start the सुकून oriented business podcast. डिटेल्स के साथ, टेम्पलेट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि लोग नोटबुक और पेन लेकर अपनी लाइफ बदलें थ्रू दिस एपिसोड. लेट्स बिगिन. Perfect. ओके. एक्चुअली प्रैक्टिकल चैप्टर्स की शुरुआत. अगेन, दिस हैज़ टू बी द मोस्ट वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट ऑफ द ईयर, सर. इसलिए चैप्टर 1 में हम बात करेंगे पर्सनलाइज्ड पर्सनल फाइनेंस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में. ये 2 पर्सपेक्टिव्स है. पहला पर्सपेक्टिव फॉर समवन कम्प्लीटली सेल्फ मेड, जिनके फैमिली के पास पैसे नहीं है, क्या करना चाहिए. सेकंड पर्सपेक्टिव, जो लोग थोड़ा बहुत इनहेरिट कर रहे हैं अपने फैमिली से, ये भी समझाइए. देखो, जो बिल्कुल ही फैमिली बैकिंग नहीं है, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप बिजनेस फैमिली की बात कर रहे हो या नौकरी वाले की? इन द फर्स्ट केस, या नौकरी वाले की. नौकरी वाले की. जी. तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो नौकरी वाले को ये देखना है कि अगर आज के टाइम में, इवन बिफोर AI हैड कम इन, ऐसा समय ज़रूर आएगा जब 6-8 महीने या साल, इफ़ बोथ ऑफ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर मैरिड, यू नो, एक की जॉब नहीं होगी और ऐसा भी हो सकता है 2 की नहीं हो. सो स्टार्ट सेविंग फॉर द रेनी डे. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गया है, घर होना चाहिए, घर जल्दी खरीदो. सो द पीपल हु हैव बीन सक्सेसफुल इन देयर जॉब्स, यू नो, एक रेजोल्यूशन होता है कि घर रिटायरमेंट के बाद बनाऊंगा, मुझे कलकत्ता फेंक दो, औरंगाबाद फेंक दो, मैं जाऊंगा. सो घर बनाने की इतनी जल्दी नहीं करनी. अगर आपको बनाना भी, यू शुड बी फ्लेक्सिबल टू लिव इन अ रेंटेड एकोमोडेशन. थर्ड थिंग ये है दैट डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. इफ समबडी इज टेलिंग यू पोर्टफोलियो PMS ले लो, बट यूज म्यूचुअल फंड, यूज PMS, यूज वेरियस थिंग्स टू कीप ऑन ग्रोइंग योर, यू नो, पोर्टफोलियो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अपने मन में एक टारगेट रखो और वो कहीं डॉक्यूमेंट कर दो, क्योंकि वो मूविंग गोल पोस्ट है कि यार ये मेरे पास मेरी नेटवर्थ हो जाती है तो मैं आई विल फील सिक्योर इन लाइफ. इट इज़ अ कंटिन्यूसली मूविंग गोल पोस्ट. हाउ एवर बिल्ड इन्फ्लेशन इन टू इट, बिकॉज वॉट हैपन्स रणवीर की जब वो मूव करता रहता है ना, तो आप अपने आप को फिर यू आर हार्श ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यार मेरी नेटवर्थ इतनी है, उसकी इतनी है. सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. मैं 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. द पॉइंट आई डोंट वांट टू ऐड, व्हिच यू ऑलरेडी एडेड, इज PMS फर्म्स. ये कोई हमें बताता नहीं
कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नाम की एक चीज़ होती है. हर किसी को लगता है यार कि मैं पर्सनल फाइनेंस कैसे करूँगा, आई डोंट इवन नो इट. माई सोल्यूशन इज PMS फर्म्स ढूंढो एंड वर्क विद देम एंड टारगेट वर्किंग विद देम अर्ली. अलग अलग PMS फर्म्स में अलग अलग लोअर थ्रेशोल्ड्स होते हैं, यानी कि मिनिमम कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं. तो फाइंड अ गुड वन विच यू कैन फिट इनटू. And this data is easily available. It's published data. You can see कि ये PMS providers हैं. Last 3 years CAGR क्या है, 5 years CAGR क्या है, 10 years, 7 years. What are the kind of risk किस टाइप का portfolio वो करते हैं. तो PMS बहुत ज़रूरी है. But PMS requires a certain minimum capital. It's 50 lakhs before you can get into a PMS. आई थिंक कुछ न्यू एज PMS फर्म्स है जहाँ 10 लाख का थ्रेशोल्ड होता है. फाइन, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. बट अगर है तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास एक अच्छा PMS है, दैट्स अ वेरी गुड वे टू रियली इंक्रीज योर वेल्थ, बिकॉज द वे द मार्केट हैज़ बीन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड इज लाइकली टू बी इन द फोर्थ कमिंग टाइम, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरीड इनकम, अगर ये आप ठीक करते हो तो दिस कैन रियली बी अ गुड वेल्थ क्रिएशन इंजन फॉर यू. बिकॉज ज़रूरी है, जिसने इनहेरिट नहीं किया ना, जो हम इनसिक्योरिटी की बात कर रहे थे, वो डर हमेशा रहता है. तो एक टारगेट बनाओ और उसको अचीव करो. 5 साल लगे, 10 साल लगे, बट कॉन्शियसली यू हैव टू मेक इट हैपन. Second point I'd like to add is यार live under your means, especially in your 20s. Instagram के चक्कर में, YouTube के चक्कर में, do not spend more than you need to spend. In fact, savings are cool and it will make your life much cooler in your 30s. तो थोड़ा सा live under your means. सो मैं इसका बिल्कुल सिंपल है कि इट्स अ क्रूड वे ऑफ सेइंग इट. आप किसके दम पे नाच रहे हो? खर्चा कर रहे हो, मम्मी पापा दे रहे हैं और बेइंतहा है तो करो भैया. अपना ही पैसा फूक रहे हो और सेविंग नहीं कर रहे हो, तो वाई आर यू शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट एंड यू डोंट हैव अ सिक्योरिटी नेट. मतलब आप दूसरे को दिखाने के लिए अपना फ्यूचर ब्लीक कर रहे हो. The security net is very important. So as you would know, lot of people go and work in Africa. Some people go to Middle East, but now in Middle East cost of living has gone up. So I see a lot of my friends, they go to they have a hardship, they go without family to create that safety net. हम उसकी बात कर रहे हैं जो इनहेरिट नहीं कर रहा. तो भैया सेफ्टी नेट के लिए जो करना है करो, बहुत ज़रूरी है वो. Final point I'd like to add is एक और चीज़ है जो आई थिंक टू सम डिग्री आपको स्कूल में सिखाई जाती है, बट अक्सर मैंने ये देखा है कि फाइनेंस स्ट्रैटेजी वाले यूट्यूब चैनल्स ये नहीं सिखाते कि अटैकिंग गेम पर भी फोकस करो, यानी कि इनकम बढ़ाने पर थोड़ा सा फोकस करो. नाउ वेदर यू आर डूइंग इट इन वन जॉब और थ्रू मल्टीपल इनकम सोर्सेस, वो थोड़ी सी अग्रेशन रहनी चाहिए, सोच डालनी चाहिए खुद के करियर में कि हाउ डू आई मल्टीप्लाई दिस. Do I get promoted to the next degree? How do I get promoted in that case? So I fully agree with you. See, today what has happened is that there are 2 types of jobs. कुछ jobs ऐसी होती हैं जो आपको इतना extract कर लेती हैं, at least the kind of companies I've worked for, even to go and give a guest lecture wasn't possible. But I think now companies are realizing this work-life balance piece. So if you have a passion and you can slowly, without conflict of interest with your company, we are not moonlighting. मैंने अपनी कंपनी को 45 आवर्स पर वीक दिया. उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा, आई फुली अग्री विद यू कि उसमें से ऑल्सो यू शुड बी एग्रेसिव टू इंक्रीज योर टॉप लाइन. वो चाहिए. और वो कब होगा? टारगेट, ये मुझे अचीव करना है भैया, और इसके लिए मैं सब कुछ करूँगा. पुट इन द एक्स्ट्रा आवर्स. एग्जैक्टली वो चाहिए. मतलब ये पूरा यूट्यूब करियर सेल्फ मेड है, किसी से पैसे नहीं लिए, पेरेंट्स ने भी फंड नहीं करा. एज 22 से 24 तक आई वर्कड एज अ ट्रेनर एंड स्पेशली ऑन वीकेंड फ्री होता था तो मैं सारे स्लॉट्स फिल कर देता था एंड आई वुड अर्न दैट एक्स्ट्रा मनी, बट इट गेव मी अ कुशन फॉर माई यूट्यूब चैनल. तो वो एटलीस्ट बिटवीन 22 एंड 27 28 वो अग्रेशन होनी चाहिए थोड़ी सी. सो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला. मेरे से किसी ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू लिया, पूछा यार वर्क लाइफ बैलेंस. मैंने कहा मैं तो कभी सोचा ही नहीं. अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस सोच रहे हो कि मैं इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा, तो चेंज योर जॉब. यानी कि यू आर नॉट इन द राइट जॉब. सेकेंड चीज़, अगर आपको जॉब में जूस नहीं मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है, रस इज़ द राइट वर्ड, जो हमारा रसा नहीं मिल रहा है, तो भैया डे जॉब तो है ना, तो वीकेंड पे कुछ और करो. बट ये बिल्कुल सही बात है कि इनकम बढ़ानी बहुत ज़रूरी है. When I was growing up, I don't know if it is right or wrong, so they told me बनी और पंजाबी में क्या फ़र्क है. पंजाबी मांगते हैं रब मेरे खर्चे बढ़ा,
खर्चे बढ़ाएगा तो इनकम के लिए अपने आप भागूंगा. बट आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट 100% आई एग्री विद दिस कि थोड़ी सी करो यार, मतलब जुनून लाओ और करो, यू नो. Swing the bat really hard while you're young. Yes, absolutely. Okay. अभी I think we've wrapped up the topic about personal finance for someone who is self-made. जो लोग पैसे इनहेरिट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, मैं इन्हें ब्रैकेट करना चाहूँगा अलग अलग कैपिटल के लेयर्स में. तो मान लो कि किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, किसी के पास 10 लाख का कैपिटल है, किसी के पास 1 करोड़ का कैपिटल है, किसी के पास 10 करोड़ का कैपिटल है. अब बताइए सर, 4 कैटेगरीज, अब पर्सनल फाइनेंस की गेम कैसी खेलनी चाहिए? सो व्हेन वी से ये हमने इनहेरिट किया, यानी कि मेरे फादर ने मुझको चेक दे दिया, ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि वो आपको गिफ्ट कर रहे हैं या वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, दोनों बातें अलग हैं. यू गेट माई पॉइंट. दिस इनहेरिटेंस इज अ सीड मनी फॉर यू टू मेक अ बिजनेस, और दिस इज सीड मनी टू ग्रो द वेल्थ. इफ इट इज सीड मनी टू ग्रो द वेल्थ, यानी कि गिफ्ट किया, बर्थडे पे मैंने अपने बच्चे को 1 करोड़ रुपया 10 लाख दे दिया, इन मोस्ट केसेस पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे. बट इफ इट इज़ एज अ सीड मनी फॉर योर बिजनेस, फॉर योर पैशनेट आइडिया, तो मैं ये बोलूँगा उसी कैपिटल को लेते हुए और जो आप करना चाहते हो एक 3 ईयर बिजनेस प्लान बनाओ. सो मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस में जो मैंने सीखा रिलायंस में भी और बाकी काफ़ी गुजराती कम्युनिटी से, भाई 300 दिन एक साल में होते हैं, ठीक है. वो बोलते हैं 1000 दिन, 365 के हिसाब से भी लगाओ, 1000 दिन तक 1 रुपया मैं इसमें से निकालूंगा नहीं. 1000वें एक दिन अगर 1 रुपया डालना पड़े तो बंद. आर यू गेटिंग द ड्रिफ्ट? सो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया, और मेरे पास 1 करोड़ रुपए मैंने बिजनेस प्लान बनाया. दोनों में प्रिंसिपल सेम है. इसी दायरे में 1 रुपया एक्स्ट्रा मांगूंगा नहीं मम्मी पापा से, इसी में बिजनेस को चलाऊंगा. इसमें से अपने घर खर्च के लिए कुछ नहीं निकालूंगा. विदिन 1000 days इट शुड जनरेट कैश, इट शुड बी कैश पॉजिटिव. इफ आफ्टर 1000 days आई स्टिल नीड टू, इफ आई एम इन अ नेगेटिव कैश फ्लो और ये मेरे को और पैसा चाहिए, बिजनेस को बंद कर दो. बड़ा सिंपल फंडा है. ये नहीं है आज 1 लाख है पापा 10,000 और दे देना, 20,000 और दे देना, ऐसे कोई बिजनेस नहीं होता है. बिकॉज यू शुड नो कि जो मेरे को कैपिटल मिला है मेरे को उसी में चलना है. बेसिकली 3 साल की टाइमलाइन है, ठीक है, और वो इनिशियल कैपिटल के साथ कुछ ना कुछ करके, इनिशियली शायद 10,000 स्पेंड करके, शायद 1 लाख स्पेंड करके, अगर आपके पास 1 करोड़ है, बेसिकली अ परसेंटेज ऑफ दैट इनकम, मे बी बिटवीन 1 to 10%, उसके साथ खेलो एंड ट्राई फिगरिंग आउट कि उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाए. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ. काफ़ी लोगों को बड़ा टशन है कि रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, ठीक है. तो मैं पूछता हूँ भाई रेस्टोरेंट में कितना पैसा लगेगा. लेट्स से आई एम टेकिंग सम आर्बिट्ररी नंबर, इंटीरियर सब लगा के 2 करोड़ रुपए लगा दिए. किराया कितना है? 5 लाख रुपए महीना, ठीक है. सर इतना तो मेरे पास है, मैं कर लूँगा. तो जो 5 लाख रुपए महीने का किराया है, प्लस ऊपर से 2 लाख रुपए के ओवरहेड्स हैं, प्लस आपका जो सेल आएगी, क्या शुरू में कैश लॉसेस नहीं होंगे? क्या आपका जो खर्चा है और जो आपकी इनकम है, विल इट रीच द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट मंथ? नो, इट माइट टेक 6 months 8 months टू रीच ब्रेक इवन. हु विल फंड दैट मनी? सो 2 करोड़ के अलावा हो सकता है आपका 3 लाख रुपए पर मंथ का नेगेटिव कैश फ्लो है, एंड इट्स यू बजटेड फॉर 6 months, देन यू नीड 2 करोड़ एंड 18 lakhs waiting out there. This is the math which many youngsters don't understand. अभी हल्के से पॉज करके जुगाड़ थिंकिंग कि ठीक है मुझे फूड बिजनेस में घुसना है, एंड माय डेफिनेशन ऑफ गेटिंग इनटू फूड बिजनेस इज रेस्टोरेंट खोलना है. उसके बदले क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट करो. बिल्कुल. उसके बदले अगर सच में घिसाई करनी है तो स्ट्रीट फूड बिजनेस स्टार्ट करो. गो सेल योर फूड ऑन द स्ट्रीट. मास्टर द आर्ट ऑफ फूड. एक बार आपने फूड मास्टर कर लिया, फिर रेस्टोरेंट चला लोगे. एग्जैक्टली. एंड मेरा इसमें पॉइंट ये था, जो 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ का आपका एग्जाम्पल था, इट्स अगेन लिंक टू दैट पर्सनल फाइनेंस वर्सेस बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस का बेसिक फंडा ये है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपेक्स कितना है, ओपेक्स कितना है, मंथली खर्चा कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, और उस ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे को टोटल फंड कितना चाहिए. तो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट प्लस द नेगेटिव कैश फ्लोज
till you reach break even point is the money that you should have. ये फंडा होना चाहिए, नहीं तो थोड़े दिन बाद फिर कटोरा लेके जाओगे पिताजी के पास और डांट खा के आओगे. और ये ना बहुत कॉमन है जो आप कह रहे हो, ये ओवर स्पेंडिंग द कैपिटल एट्सेट्रा. पर ये ओवर स्पेंडिंग होती क्यों है एक्चुअली? एक ह्यूमन लेवल पर ओवर स्पेंडिंग होती क्यों है? देखो, दो चीज़ें हैं. आपकी फोरकास्टिंग गलत थी, बिकॉज एंड इट ऑफन हैपन्स बिकॉज यू हैव नेवर वर्क विद टफ बॉसेस. जिस तरीके के बॉसेस से हमने काम किया ना, फोरकास्ट अगर आपने दे दी तो पहले तो 20 सवाल पूछे जाएंगे. बेसिस क्या है, अजम्पशन शीट क्या है, टर्म शीट क्या है, व्हाट हैव यू अज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट, व्हाट हैव यू अज्यूम्ड अबाउट इन्फ्लेशन रेट. सो देर इज़ एन अजम्पशन शीट बेस्ड ऑन विच यू मेक अ फोरकास्ट एंड देन यू से ऐसा होगा. ऐसे नहीं एक दिन मैंने बैठे बैठे करके कर लिया. सो दिस इज़ वन थिंग. रीज़न ऑफ इट गोइंग रॉन्ग इज़ वन रॉन्ग फोरकास्ट. इट इज़ नॉट नेसेसरीली ओवर स्पेंडिंग. इट इज़ आपको फोरकास्ट करनी ही नहीं आती, क्योंकि सीखी नहीं है, ना किसी ने सिखाई है. तो हम सबसे पहले अपने कोर्स में फोरकास्टिंग सिखाएंगे, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता. सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप ओवर बजट जा रहे हो, जा कैसे रहो भाई? बजट नहीं था क्या मंथ वाइज? हु ऑथराइज्ड यू टू गो ओवर द बजट? If you're going over the budget, there has to be a justification. Like I was handling X amount of, let's say 850 crores of advertising and sales promotion budget in a year. अगर मैं मंथ वाइज उसको मैंने तोड़ा हुआ है, अगर मेरा इस महीने का 20 करोड़ है, मैं 22 कर रहा हूँ, तो मुझे अपने बॉस को बताना पड़ेगा ना, सर 2 करोड़ इसलिए एक्स्ट्रा खर्च रहा हूँ और ये मैं ऐसे रिकवरी करूँगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये जो सेंस है ना, दैट्स वाई जस्ट जंपिंग इनटू बिजनेस इज फाइन, बट अंडरस्टैंडिंग दीज वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रोकड़ा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. ओवर स्पेंडिंग कैसे हो गई भाई? बजट सिस्टम नहीं था, कोई प्लान वर्सेस एक्चुअल का सिस्टम क्यों नहीं था, तो क्यों करा बिजनेस स्टार्ट? विच इज़ वाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करियर के शुरुआत में किसी बिजनेस पर्सन के साथ काम करना ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. सीखो, समझो कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रन होते हैं. और अगर बिजनेस फैमिली से हो तो बचपन से सीख ही लिया होगा. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बिजनेस में ना हो, दे हैव बीन इन द जॉब एंड यू आर स्टार्टिंग आउट, बट दीज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, व्हाट आई मेंशन फ्यू थिंग्स, ब्रेक इवन पॉइंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगेन वी गो बैक टू द साइकोलॉजिकल थिंग विच आई वरी अबाउट. सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए. क्योंकि वो जब पैसा मांगने आप वापस जाओगे ना, तो जो आपके अंदर एक जलालत फील होती है ना, वो आदमी को डिस्ट्रॉय कर देती है. जेन-ज़ी में तो बहुत होता है, बहुत इमोशनली सेंसिटिव है. हमारे टाइम में थोड़ी डांट डूट पड़ जाती थी, हम सहन कर लेते, अब नहीं बोल सकते आप. आई थिंक यहाँ पेरेंट्स का रोल थोड़ा सा हैंड होल्डिंग वाला होना चाहिए. एब्सोल्युटली. हल्के से. बहुत ज़रूरी है. ये भारत की खासियत है कि यहाँ पेरेंट्स थोड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं करियर में, एटलीस्ट फॉर गाइडेंस, अर्ली टीचिंग वगैरह. ओके, तो मैंने आपसे पूछा 1 लाख वर्सेस 10 लाख वर्सेस 1 करोड़ वर्सेस 10 करोड़. प्रिंसिपल सेम है. हाँ जी, प्रिंसिपल सेम है. ओके, ठीक है. अभी के लिए आपको इसी चैप्टर से एसोसिएटेड सवाल पूछूंगा कि मान लो पेरेंट्स ने आपको सीड कैपिटल नहीं दिया, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए और इंडिपेंडेंस भी दे दी, बेटा कुछ भी करो. हाँ, ठीक है. 1 लाख वर्सेस 10 लाख वर्सेस 1 करोड़ वर्सेस 10 करोड़. सो इफ आई हैव ओनली 1 लाख, I will go and put it in the best mutual fund. Very simple. मैं इधर उधर बाएं दाएं नहीं देखूंगा. If I have 10 lakhs, I will divide it between mutual funds, maybe some other asset class. It could be gold or something else, but I will do that. If I have 1 crore, right? After 10 lakhs is 1 crore. Then I will take a PMS. I will take a mutual fund. I might take some little bit of gold, and I might also invest little bit in a property which is under construction, which I know comes from a sound, builder house, because I don't want to lose my shirt. Okay. And I would do that as well. So that, I make some, appreciation मेरे को मिले. तो मैं उसको फिर 3 या 4 एसेट क्लास में डालूंगा. मैं रोऊंगा नहीं, अरे शेयर मार्केट गिर गई. भाई शेयर गिरेगी तो गोल्ड उठेगा. उल्टा इनवर्स है ना. वॉर हुई, गोल्ड ऊपर पहुंच गया, शेयर नीचे गिरा. तो हेजिंग है ना. जैसे जो इट्स यू हैव टू हेज योर रिस्क्स. दैट्स व्हाट आई विल डू. आई विल
divided into multiple asset classes which I am comfortable with. But one thing is very clear, I will talk to 3 experts and use my own बुद्धि. किसी पे blind trust नहीं करूँगा. एंड आई एम अज्यूमिंग कि 10 करोड़ के ब्रैकेट के लिए 1 करोड़ स्ट्रैटेजी इनटू 10. बिल्कुल ठीक बात है. 1 crore strategy into 10. ओके, ठीक है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट चैप्टर. अब हम बात करेंगे 2025 के इंडिया के रेलेवेंट इंडस्ट्रीज के बारे में जहां हाई पोटेंशियल ग्रोथ है. तो मान लो आपके पास सीड कैपिटल है या बिजनेस डेफिनेटली करना है जिंदगी में, कौन से इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाहिए? अगेन इसमें यह है कि आपका फैमिली बिजनेस अभी है कि नहीं, दैट यू हैव टू डिसाइड. अगर मेरा फैमिली बिजनेस है, ठीक है, या नहीं है, सो आई विल आंसर फर्स्ट. अगर फैमिली बिजनेस है तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं डिसरप्ट होऊंगा. ये तो श्योर है डिसरप्ट होना ही है. यानी कि सेल्फ अवेयरनेस रिलेटेड टू वीकनेसेस. To the weaknesses and the rate of change of technology. You know, let's say today, yesterday, somebody had come home and they're big travel agents. मैंने कहा यार आज के ज़माने में ट्रैवल एजेंट भी होता है. कहते हैं भैया मेडिकल टूरिज्म है, वो नहीं ट्रस्ट कर सकता ऑनलाइन वाले को. सो यू गेट माई पॉइंट. मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बिजनेस है उसमें मैं ये देखूंगा कि AI, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन एंड न्यू ट्रेंड्स, हाउ इट विल डिसरप्ट माई बिजनेस, एंड आई विल इन्वेस्ट दैट मनी टू हेज माई रिस्क्स. आर यू गेटिंग द पॉइंट? yes. अगर मेरा ज्वेलरी स्टोर है, या हम तो भैया हमारे डिज़ाइन ऐसे हैं लोग लाइन लगा के लेके जाते हैं, मुझे नहीं ऑनलाइन करना, तो सर आज नहीं करना कल तो करना पड़ेगा. लोग आ ही नहीं रहे. ब्लिंकिट ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया. आफ्टर आई सिट ऑन द टेबल, इट इज़ हैपेंड इन माई हाउस. सॉस ख़त्म हुई तो पकौड़े सर्व हो गए और सॉस उतनी देर में आ गई. लेकिन जी हमारे यहाँ, सो दिस इज़ वन. नाउ सपोज आई एम स्टार्टिंग आउट अ फ्रेश, डिफरेंट केस, राइट. मेरा कोई बिजनेस ही है, मैं यंगस्टर हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ. मैं ये बोलूँगा फर्स्ट इट हैज़ टू स्टार्ट विद आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है. हमारी गीता में लिखा हुआ है, ठीक है ना, दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करता है, अपने स्वधर्म पे चलो. ये धर्म रिलीजन नहीं है, इट मीन्स योर नेचर. हर एक इंसान को भगवान ने कोई गिफ्ट दिया है. आपको गिफ्ट दिया, वो मैनिफेस्ट हुआ अब, राइट. किसी का नहीं होता है मैनिफेस्ट. सो इम्पॉर्टेंट ये है आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो. सपोज आई एम सेइंग बायोटेक और बायोलॉजिकल रिलेटेड इज अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, like anti-aging. In a few years it's already happening, but when I talk to my friends, you know, I don't even know whether we'll die at 150 or what is going to happen. So bio is an area, AI is definitely an area, you know, process digitization is another area. So these are some of the emerging areas. However, it has got nothing to do with just potential. It has to match with what you bring to the table. Are you getting my point? Yes. मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है AI में भाई. मैं काहे जाऊं उधर, मेरे को नहीं है बायो में इंटरेस्ट, तो पोटेंशियल क्या करेगा. मैं अच्छा शेफ हूं तो मैं खाने में जाऊंगा. अरे खाना तो डिसरप्ट हो रहा है भाई, वो मेरा गिफ्ट है ना. इट इज माई गिफ्ट विच गॉड हैज गिवन टू मी, विच आई नीड टू नर्चर. आर यू गेटिंग द ड्रिफ्ट हियर? आई थिंक अ ग्रेट प्रैक्टिस इज, अगर आपकी खुद की लाइफ की एक टाइमलाइन रही है और आप कहीं ना कहीं पहुंचे हो और आपके पास अब सीड कैपिटल है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस पॉइंट के पहले जो भी हुआ है, लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्किल सेट्स, कोर्सेज डन, स्टडीज वगैरह, उन सारी चीज़ों को स्कैन करो और खुद से पूछो कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा. फिर पूछो कि इसी इंटरेस्ट को लेकर क्या मैं कोई मोनेटाइजेबल प्रोडक्ट या सर्विस बना सकता हूँ या नहीं. बिल्कुल. एंड इफ द आंसर इज यस, बिगिन. बट इसमें ना एक ट्रायंगल होता है. सिर्फ इंटरेस्ट इनफ नहीं होता. एक इंटरेस्ट होता है, एक पोटेंशियल होता है और एक स्किल सेट होता है. पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ दैट पर्सन. ओके. मैं अच्छा आज गाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे गाने का शौक है, तो मेरा इंटरेस्ट है, मेरे पास स्किल सेट नहीं है, मेरे पास पोटेंशियल है. किसी गुरु ने बोला ये अच्छा गायक बनेगा लेकिन आज बेसुरा गाता है. ऑल थ्री हैव टू मैच एंड देन मोनेटाइजेशन हैज टू कम. सो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ. आपका सवाल बड़ा सिंपल है, भाई क्या बिजनेस करूँ. मैं ये बोल रहा हूँ जो आपने बोला, दैट बिजनेस लोकस ऑफ कंट्रोल हैज़ टू बी विद इन यू. जो मैंने गीता का एग्जाम्पल दिया,
नॉट ये ट्रेंडी है. Trend has got nothing to do if it does not resonate with you. It has to be an infatuation. You have to be 24/7 in love with it. और अगर वो आइडिया आपको नहीं आया है ना तो भाई चुपचाप नौकरी कर लो. Like I attended a book talk by some author. So this guy was asking this question कि सर मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. तो उसने कहा बेटा नौकरी करो. सर ये क्या जवाब हुआ? कहता है बेटा जब लड़की से प्यार होता है ना या लड़की को लड़के से प्यार होता है एडवाइस नहीं लेते. मैं जी नहीं सकता तेरे बिना, दुनिया कितना भी अपोज करे, आई विल लिव विद यू. आज के टाइम में लिव है, हमारे टाइम में शादी. वो आइडिया ही नहीं आया आपको तो वेट कर लो भाई यार. ट्रेंड से नहीं होगा. इट इज अ रॉन्ग अप्रोच टू स्टार्ट विद. लेट मी ट्विस्ट द क्वेश्चन. तो जो बड़े बिजनेस स्टोरीज होते हैं उन कहानियों के जस्ट शुरुआत से पहले क्या होता है? ओके. कैसे पता है? हाउ डू यू स्निफ आउट कि दिस विल बी अ गुड बिजनेस? सो देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका. कई बार पता क्या हुआ है, एक्सीडेंटल है. जो बड़े बड़े बिजनेस बने हैं ना कई बार तो जस्ट स्ट्रोक ऑफ लक या एक्सीडेंटल है. देखो आप एक्सीडेंटल कह रहे हो, मेरे दिमाग में आई फील ये घिसाई का नतीजा है. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी ट्रू. यस, मतलब कि जो बिला उसी में स्टार्ट कर दिया एंड कहीं से शुरू किया, ट्रेडिंग ही शुरू कर दी. जी जी. जैसे आपने बोला रेडी, चल भाई 2 रुपए की मिली 3 में बेची, ये 2 की मिली 3 तो ज़्यादा हो गया, 2.25 में बेची. सो वहाँ से शुरू किया. सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज लुक एट द ट्रेंड्स एंड लुक एट व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल. उसका मैच एंड इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी या स्किल सेट एंड पोटेंशियल, इसका मैच एंड मोनेटाइजेशन, देन मेक अ बिजनेस प्लान. अगले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थॉट वी विल टॉक अबाउट रेलिवेंट इंडस्ट्रीज इन द फॉलोइंग चैप्टर. कि ये जो बोरिंग बिजनेसेस होते हैं सर, विच आर द एक्चुअल बोरिंग बिजनेसेस जहाँ हाई पोटेंशियल है. पर क्योंकि आपने ये सब कहा अबाउट फाइंडिंग योर ओन रिदम बिफोर यू फाइंड द बिजनेस यू आर मेंट टू डू, उसी रिदम फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं. इसलिए अगले चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल सिस्टम्स. कि एज 22 से मान लो 30 तक भी क्या क्या करना चाहिए. लेट्स मैप दैट आउट थ्रू सम पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स बिगिन द न्यू चैप्टर. सो 22 to 30 से क्या करना चाहिए जी. अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगेन हम जो भी डिस्कशन में जॉब वर्सेस बिजनेस, राइट? जी जी. अगर आप जॉब करना चाहते हो, इस देश में कामयाब होने के लिए एक कंपटीशन तो क्रैक करना पड़ेगा. कोई भी एक कर लो, 12वीं के बाद कर लो, IIT कर लो, मेडिकल कर लो, ग्रेजुएशन के बाद कर लो. you get my point. So you have to crack UPSC से लेके CA से लेके, you have to crack one competition to do well in a job. Like a competitive exam? Competitive exam. It can be any competitive. I'm saying it could be for a job or an education. Suppose you crack IIT, you crack IIM, or you crack CA, or you crack medical or architecture, or there's so many other things. There's NIFT, there's NID, there's law. पहले तो सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर था, बहुत सारे हैं. एक एग्ज़ाम तो क्रैक करना पड़ेगा भाई. और स्टीव जॉब्स एंड कॉलेज ड्रॉप आउट वाली जो कहानी है ना उसको मिटा दो. ये सबसे जो बर्बाद हुए हैं बच्चे, ये जो कॉलेज ड्रॉप आउट सिंड्रोम है ना, अगेन यू आर टेकिंग एन आउटलायर एक्सेप्शन एज द रूल. एन आउटलायर एंड एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल भाई. सो दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट. गेट योर एजुकेशन बेस राइट. हैव दिस मच मसल पावर कि अगर मैं बिजनेस नहीं भी करूं, आई विल लिव अ लाइफस्टाइल एज गुड और नियरली एज गुड एज अ मिडिल स्केल बिजनेसमैन. मैं भी एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा. Please. 32, फेयरली यंग एज अ बिजनेस ओनर. मैंने ये नोटिस किया कि जिन टीममेट्स ने एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी है वर्सेस जिन टीममेट्स ने एजुकेशन कंप्लीट करी है, इट्स ऑलवेज द वंस हु कंप्लीटेड द एजुकेशन जो घिसाई और ज़्यादा कर सकते. They don't let go of the ball when the ball becomes difficult to catch. Because they had the resilience power. हाँ, वो एक resilience build हो जाता है education complete करने से. Choose a course you enjoy, but Right. get it complete. Exactly. Don't be in the zone of dropping out. That's my personal opinion. बहुत rarely drop out success stories होते हैं भारत में. Even as a young person, I'm very against this concept of dropping out. And मेरी risk appetite बहुत बड़ी है. फिर भी मैं ये कह रहा हूँ. Based on what we've seen over the last 10 years. Now please go on. ठीक है. सो फर्स्ट इज जॉब कर रहे हो, अपने को इस लायक बनाओ
कि you earn enough money so that you have a decent lifestyle, almost as good as a middle scale business. I'm not जी. talking about big industrialist. Second आ जाओ business में. अगर आपको business करना है तो पहले you should first know what I want to do, which has the potential, and make a product market fit. There's a science behind product market fit, right? Product market fit करोगे, feasibility study बनाओगे, cash flow analysis करोगे, investment plan बनाओगे, and while you are working, you make that plan, and if you have a family or somebody to support you, or you can raise funds from the market, either way, debt, equity, venture cap, make a proposal and then jump into it. So this is the very very simple way to navigate it, that job के लिए और business के लिए एक concrete business plan होना चाहिए. ओके, आपने बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनल गाइडलाइंस दी है फ्रॉम 22 to 30. मैं कुछ कुछ ह्यूमन ट्रेट गाइडलाइंस देना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 दिन जम के घिसाई करो, हो सके तो 6 दिन इन अ वीक. खुद के ब्रेक्स, खुद के दिमाग को मैनेज करो, खुद के बर्नआउट्स को मैनेज करो वगैरह. बट एट द सेम टाइम बी वेरी नॉलेज सीकिंग इन दिस फेस. अगर ये पता नहीं कि कौन से बिजनेस में घुसना चाहिए या बिजनेस कैसे करते हैं, तो पॉडकास्ट सुनो. एंड सेकेंडली मेंटर्स ढूंढ लो, और 4-5 मेंटर्स होने चाहिए just to learn about how the world works, and then ask the right questions. अगर बस इतना ही कर लिया, और अगर वही मेंटर्स ने देखा कि यार ये बच्चा मेहनत करता है, that's half the battle won, because then they'll guide you in detail that hey, you can start something like this. बहुतों की शुरुआत ना आजकल एजेंसी बिजनेस, फ्रीलांसिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस से होती है, and I think that's fine. You learn the basics, you learn how to play the game. फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद खुद से आप सीख लोगे थ्रू योर ओन नेटवर्क, थ्रू योर ओन बिजनेस एसोसिएट्स कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं. आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है, शायद लोगों को मेंटर का मतलब ही नहीं पता. एंड आई कैन टेल यू, रणवीर, पीपल ऑफ माई एज, हु सॉर्ट ऑफ लिव द कॉर्पोरेट लाइफ आर मोर देन हैप्पी टू गिव देयर टाइम. दिस इज द ओनली वे वी कैन गिव बैक टू सोसाइटी हाउ मच वी हैव गॉट. सो मेंटर्स ढूंढना बहुत ज़रूरी है, मेहनत लगेगी. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जिसने कभी बिजनेस नहीं किया उससे आप बिजनेस एडवाइस ले लो, और जिसने कभी नौकरी नहीं करी उससे आप नौकरी की एडवाइस ले रहे हो, तो आपके अंदर प्रॉब्लम है. पिक द राइट मेंटर. यू गेट माई पॉइंट. आप सर्जरी इंजीनियर से तो नहीं कराओगे ना, तो राइट मेंटर पकड़ो ना, और प्रोएक्टिवली जाओ, एंड पीपल विल बी हैप्पी टू गिव टाइम. ओके, मूविंग ऑन टू चैप्टर 4, लेट्स टॉक अबाउट रेलेवेंट इंडस्ट्रीज. जैसे कि भारत में कहा जाता है कि बोरिंग बिजनेसेस मेक द मोस्ट मनी, क्योंकि ये थोड़ा सा एक फैमिली बिजनेस स्पेशल है. राइट. आई हैव नोटिस कि फैमिली बिजनेसेस इन्हीं बोरिंग डोमेन्स में फ्लरिश करते हैं. फेयर टू से? बिल्कुल ठीक है. तो भारत के बोरिंग बिजनेस सेक्टर्स कौन से हैं, देखो, ये बताओ. पहले से चलते हैं और आज की बात करते हैं. श्योर. आज की तारीख में जो सेक्टर्स बूम कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम थोड़ा सा पहले चलें तो इट विल बी मच ईजियर. ऑटो कंपोनेंट्स रिलेटेड अगर आप देखो, द वे द companies have become multi-billion dollar enterprises. I mean, before liberalization, what kind of cars we had in this country, right? So one is anything to do with manufacturing. Within manufacturing, auto kind of almost like a torch bearer, because 91 में liberalization हुआ, उसके बाद 93, 94, 95 में होंडा, जनरल मोटर्स, इन सब ने अप्लाई किया. उस समय जो लोग ऑटो कंपोनेंट्स में आ गए, दे रोड द वेव, बिकेम multi-billion dollar enterprises. This is a paradigm I am giving. Now, आज वो नहीं है, because we are moving towards EV. Okay. आज ऑटो कंपोनेंट में बिल्कुल भी नहीं डालना है पैसा, बचेंगे नहीं कंपोनेंट्स, इंजन ही जा रहा है. There is no IC engine. Now, what is the wave? Renewable energy. Anything to do with renewable energy is a sector to be in and get associated any which way, right? That is one area I will say definitely look at. Okay, it could be wind, it could be solar, it could be hydro. So renewable energy is very important. 2, anything and everything to do with ESG, environment, sustainability and governance. ESG related कुछ भी आप करोगे, क्योंकि अब ESG चॉइस नहीं है. देयर आर मैंडेट्स कि अगर मेरे को आपसे माल खरीदना है तो आपकी ये कंप्लायंसेस होनी चाहिए. सो ESG रिलेटेड इज अ वेरी बिग बिजनेस
which if somebody can crack the code can make multi-billion dollars. Second. Third is, related to, again, it's a kind of an offshoot of ESG, safety. पहले हम इतना नहीं सोचते थे, ग्लव्स पहने हैं, हेलमेट पहनी है. This employee safety, worker safety has become a big industry and a big business to sensitize especially MSMEs, जहाँ सब चलता है. मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा हो तब भी चल रहा है. I mean, I've heard there are so many factories, उनकी source of competitive advantage ये है कि मिनिमम वेज नहीं दे रहा हूँ. Imagine. So safety. Next, I will say, is anything and everything to do with artificial intelligence or digitization. And last is anything and everything to do with bio or pharmacy. बायो मतलब? Bio means जो नई developments हो रही हैं in the field of biology, like anti-aging is one, right? Disease is another one. Health related stuff is another one. So lot of research is happening at the frontiers, intersection of bio with even physics, so I think there's a lot of development happening there. That is an area. And pharma is again something which I feel is it will evolve. There might be some disruption, but it's going to be there for a long time. So these 4-5 sectors are which I feel, and of course last one I should add, which is an offshoot of what I said, renewable energy. I would say anything related to do with energy. क्योंकि चलेगी किस पे? चलेगी किस पे? ठीक है, तो traditionally it is manufacturing. Traditionally it has been manufacturing. But I'm saying manufacturing is again boring. But any of these areas also will gel well with this generation, right? It won't be as boring, but it also has a lot of potential. Got it. So in sectors को study करें, invest करें, and get in through the easiest and the lowest denomination route in terms of investment and risk. Okay, इसी के बारे में बात करते हैं. Let's go deeper. Okay, 2 additional सवाल है. पहला सवाल है कि इन 5-6 इंडस्ट्रीज में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाएं? I think that's the main question anyone should ask themselves before thinking about starting business. दूसरा सवाल है गेम प्लान, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स ना थोड़े लार्जर देन लाइफ लगते हैं कि एज अ 22-year-old ग्रेजुएट मैं सडनली सोलर पैनल कैसे बनाते हैं ये कैसे समझूं? देखो, आई हैव सीन मेनी पीपल हु स्टार्टेड विद सोलर के इंस्टॉलेशन वाले से शुरू किया. अब सोलर पैनल मुझे आपके घर में इंस्टॉल करना है, क्या मुझे प्लांट चाहिए? मैं तो ख़रीद रहा हूँ ना, इंपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से या लोकली ख़रीद रहा हूँ, ज़्यादा तो बाहर से आ रहा है. ठीक है, मैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ. फिर उस बंदे ने क्या देखा, ये माल कहाँ से आ रहा है? सो ही स्टार्टेड एज अ कॉन्ट्रैक्टर, जस्ट एन इंस्टॉलेशन गाय एट होम्स. फिर उसने क्या किया, यार घर से आया तो फैक्ट्री की ज़रूरत है, हम तो सोचते नहीं घर में, लेकिन प्लांट में अगर मेरा 1 रुपये पर यूनिट बचे, फिर वो प्लांट्स में घुस गया. फिर उसने बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठाने शुरू करे. फिर उसने क्या बोला, यार मैं पैनल्स ही बनाने शुरू कर देता हूँ या ट्रेडिंग करनी. फिर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी. नाउ ही हैज़ बिकम वेरी बिग. यू अंडरस्टैंड? ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है कॉन्ट्रैक्ट उठाना. तो ये मैं कह रहा हूँ कि घुसो. आई एम नॉट सेइंग यू कैन बिकम अ रिन्यू एनर्जी, और यू कैन बिकम अ स्टार्टअप अ गीगावाट एनर्जी का सोलर प्लांट. वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, बट एरिया में तो घुसो. जब आप घुसे सोलर पैनल में, आप उस रास्ते पे चलने लगे, आपको 1000 चीज़ें पता चली. इस इकोसिस्टम पता चला, सप्लायर कौन है, बायर कौन है, उसके की बाइंग फैक्टर्स क्या हैं. देन यू कैन स्टार्ट टू स्केल अप. यू गेट माई पॉइंट? जब जैसे आपका यूट्यूब वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने जब शुरू किया, हाउ मच यू वुड हैव लर्नड एंड रीलर्नड, बट इफ़ यू वर वर्किंग इन सम अदर फील्ड तो ये नुएंसेस नहीं पता चलती. एंड मे बी 10 years बैक, या जब wherever you started, you would never have imagined कि यार मैं ऐसी जर्नी कवर कर लूँगा क्या. So a journey of 1000 steps starts with the first step, right? 1000 miles starts with the first step. वो करना पड़ेगा. So to answer your question, start with the minimum investment, which can even be a contracting or a trading, and then slowly build it up. ये कॉन्ट्रैक्टिंग या ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? दोस्तों को ही पूछ लो, भाई देख ऐसा है, मैं ये शुरू कर रहा हूँ, तूने मेरे को 10 रेफरेंसेस देने हैं,
घर में सोलर पैनल का ये फ़ायदा है, बता मैं किससे मीटिंग करूँ। एटलीस्ट दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, दैट्स हाउ ही स्टार्टेड। भाई मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, जॉब कर ली बहुत साल, राजीव 10 रेफरेंसेस चाहिए, और 10-10 लोगों से पूछा और उनको एजुकेट किया, घर से शुरू किया, एंड देन ही वेंट टू द फैक्ट्री। सो इट विल हैपन बाय योर नेटवर्क। जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सो यू हैव टू सी विच इज़ द नेटवर्क यू कैन टैप इन टू, कि जिससे आप पूछो भाई हेल्प चाहिए तो कह अरे आना यार, बोले चले यार फ़ोन उठाना बंद कर दो। ऐसे हैं आज की दुनिया ऐसी, आप किसी को काम बताओ आपका फ़ोन उठाना छोड़ देगा। आप किसी को बोलो यार इसकी ट्रेनिंग लगवानी है, जॉब लगवानी है, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे, ही विल नॉट ब्लॉक यू बट ही विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू। ऐसा नेटवर्क नहीं चाहिए। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, लुक एट योर नेटवर्क, people who want to you to do well, seek out their support, कि बॉस ये कर रहा हूँ बताओ मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। easy। Got it. Okay. I think this is a very important point where we should bring up supply chain. Supply chain मतलब क्या सर? ठीक है, आसानी से समझाइए। ये देखो, बहुत की बिजनेस करियर की लर्निंग बहुत होती ही है। ज़रूरी चीज़ है। देखो सप्लाई चेन में ना दो तरीके की चीज़ें होती हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। सप्लाई चेन बेसिकली क्या है? सप्लाई चेन का मतलब क्या है? किसी भी माल को बनाने के लिए चीज़ें लगती हैं, चीज़ें लगने के लिए चीज़ों को आना होता है। ओके, सो मुझे अगर एक प्रोडक्ट बनाना है, लेट्स से मुझे एक वॉशिंग मशीन बनानी है, उसमें एक्स नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, मे बी दोज पार्ट्स आर कमिंग फ्रॉम वेरियस जोग्राफीज, right? Those geographies can be within India, can be outside of India. So one is the inbound logistics. Okay, जैसे मेरा एक पार्ट चाइना से आना है, एक पार्ट यूरोप से आना है, एक पार्ट रशिया से आना है, मेरा सब कुछ रेडी हो गया, एक पार्ट मेरा अटक गया, चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये लाइव एग्जांपल है। अब मैं, ऐसा तो नहीं है कि वॉशिंग मशीन सर वो सिर्फ रोलर नहीं है, बाकी चीज़ ले जाओ। सो सप्लाई चेन में ये समझना जरूरी है that all these parts of the entire system, from the time that part comes, order देना, उस सप्लायर की क्या कैपेसिटी है, क्या वो कैपेसिटी इस टाइमलाइन में मीट करेगी, हो सकता है सबकी सिंक्रोनाइज करना। वो बोल रहा है सर मैं आपको माल दे दूंगा 10 जून को, दूसरा बोल रहा है मैं सर 10 जुलाई को दूंगा, तो क्या मैं आधी बना के रख दूं? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बड़ी क्रूड भाषा में मैं समझा रहा हूँ, ओवर सिंप्लीफाइड। So this is inbound logistics. To make something, it needs X number of parts. Those parts should reach at one point in time so that I can plan my manufacturing line. This is part A. Then there is outbound logistics. मैंने जब माल बना दिया उसके बाद मैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम ऑफ डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, what is the right mode to, should I put it on a truck, should I put it on a, the trailer, should I send it by train, should I, if it is being exported, which is the nearest port, उस पोर्ट पे मैं ट्रेन से भेजूँ या बस से भेजूँ, मतलब ट्रक से भेजूँ, ट्रेलर से भेजूँ। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांजिट डैमेजेस। पैकिंग कैसी होनी चाहिए, फ्रेजाइल है क्या, कितना फ्रेजाइल है, डेंट आ जाएगा क्या, ये एक बेसिक सप्लाई चेन है। बट इसमें क्या होता है, दिक्कत इसमें कहाँ आती है? एज आई गिव यू दैट एग्जाम्पल, चेन इज as स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। एक भी पार्ट अगर नहीं आया उस टाइम पर तो आपकी असेंबली लाइन रुक जाएगी। तो अगर प्लांट बंद हो गया कार का या किसी भी फैक्ट्री का, आज समझ लो 2-3-4 लोगों की तो नौकरी गई। इट इज़ लाइक मर्डर। सो दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। But I only explained the part of timing match, cost, quality, inbound quality. मेरा quality of the product is dependent on मेरी inbound quality. वो कैसे चेक कर रहे हो, उसका क्या मैकेनिज्म है, रिजेक्शंस कैसे होंगी? This whole piece sounds boring. पैसा इसी में है। क्योंकि ट्रेड, अब मेरे हैं सर्कल में, दे सेल कंस्ट्रक्शन, दे सेल टाइल्स। अब टाइल्स में उन्होंने समझ लो 1 लाख स्क्वायर फुट का शोरूम बना लिया, ठीक है, लेट्स से फरीदाबाद में बना लिया। नाउ उसमें उनका क्या वैल्यू एडिशन है? वो माल मैं टाइल्स फरीदाबाद के शोरूम में देखूंगा, हो सकता है मैं दिल्ली वाले से जाके नेगोशिएट कर लूँ,
But manufacturing में you have that competitive advantage. Are you getting my piece? Trading and the money and the margins are always going to be larger because you have more leverage in manufacturing. In trading you're kind of compressed. मतलब ट्रेडिंग इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. It's a very good starting point because कम कैपिटल है. बट अगेन ट्रेडिंग किस चीज़ की, उसके लिए कैसा रिटेल स्पेस चाहिए. ऑनलाइन कर सकते हो, अच्छी बात है, बट अगर आपको एक फैंसी जगह चाहिए तो फिर इट्स नॉट अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट विद. लाइक यू गेव एग्जांपल ऑफ क्लाउड किचन वर्सेस अ फैंसी रेस्टोरेंट. करेक्ट. ओके, थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा. बेसिकली अगर ये बोरिंग बिजनेसेस में घुसना है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखनी ही होगी. सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखनी है तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि मेंटर्स ढूंढ लो और एआई का इस्तेमाल करो. एटलीस्ट योर लर्निंग स्पीड विल इंक्रीज, बट द फास्टेस्ट वे टू इंक्रीज लर्निंग स्पीड इज टू अप्लाई योरसेल्फ. बिल्कुल. तो आप कह रहे हो कि ट्रेडिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन वो आइडेंटिफाई करो और वहां घुसो. बिल्कुल. दैट्स हाउ यू कैन बिगिन योर बिजनेस करियर. एग्जैक्टली. फिर उस पार्ट के पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है वो अच्छे से जानो. एग्जैक्टली. एंड एट सम पॉइंट आप खुद ये सीख लोगे कि हाँ मैं इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा और उस वजह से ये जो सप्लाई चेन का हिस्सा है ये मेरा तो अभी हो गया ही, इसके अलावा ये दूसरा हिस्सा भी मेरा हो जाएगा. करेक्ट. दिस इज द बेसिक गेम प्लान. बिल्कुल ठीक बात है. ओके. एंड जो इंडस्ट्रीज के बारे में आपने बताया, वो जो 5-6 इंडस्ट्रीज है, सेम गेम प्लान अप्लाइज अक्रॉस. सो देखो, अगर आप हिस्टोरिकली चलो, जी, हम जो बनिया कम्युनिटी हैं या जो ट्रेडर कम्युनिटी है 2000 साल से हैं, ठीक है, 2000 साल से ट्रेड. बहुत सारे ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बने? क्या ट्रेडर्स ही हैं? क्या मारवाड़ी या गुजराती या बनिया ट्रेडर्स हैं? दे बिकेम गॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग बट दे स्टार्टेड विद ट्रेडिंग. यू गेट माई पॉइंट? यस. बुरे से बुरा क्या होगा, मैंने जो माल खरीदा है 2 रुपये में जो खरीदा है या 200 रुपये में खरीदा है, 180 में बेचूंगा, 160 में बेचूंगा, उतना ही बेचूंगा ना जो मेरे पास है. सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करी फिर उन्होंने, बिकॉज दे गॉट अ फुट इन द डोर. फुट इन द डोर मिला, पूरा सिस्टम समझा, कहाँ पे क्या चीज़ कमी है, उसमें घुसे और फिर उसको बिल्ड किया. यू कांट स्टार्ट विद द एलिफेंट, राइट? आई मीन यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, अंडरस्टैंड द गैप्स एंड देन बिल्ड इट अप. वक्त कितना लगता है इसमें टू गो फ्रॉम बीइंग अ ट्रेडर, अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, टू बिकमिंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट? 1 जनरेशन. वाह, आज भी इट विल टेक 1 जनरेशन. मतलब कि पौनी जनरेशन तो लग जाएगी अगर एक पूरी नहीं लगी. मैंने से पूरी, इट मीन 30 years ऑफ वर्क. कठोर सच. 15-20 साल लगेंगे. इतना आसान नहीं है कि आप आज ट्रेडर और बन जाओ, बिकॉज मेंटालिटी पूरी डिफरेंट है, गेम पूरी डिफरेंट है. you're saying trader versus industry. मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी गेम चेंज है. तो 20 साल तो आप मानकर चलो. द टू ट्रांजिशन, इट कैन टेक दैट काइंड ऑफ टाइम. इट कैन बी डन अर्लियर ऑल्सो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पूरी गेम नहीं पता तो आंखें बंद करके आप जल्दबाजी में घुसोगे तो चांसेस ऑफ फेलियर विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. जल्दी कर सकते हो बट जल्दी का काम शैतान का है. आजकल ना एक स्लैंग बहुत पॉपुलर बन चुका है. ये एक्चुअली बास्केटबॉल वर्ल्ड से आता है. लाइक उनका नाम है लेब्रॉन जेम्स. वो बहुत ये कहते थे. अभी स्लैंग वर्ड बन चुका है. द स्लैंग वर्ड इज जेनरेशनल वेल्थ. यानी कि कुत्ते जैसा पैसा. बट द ट्रूथ अबाउट जेनरेशनल वेल्थ इज 20 साल लगते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मिनिमम शायद 30 साल. वो कोई रेडी नहीं है करने को. जल्दी चाहिए क्योंकि अटेंशन स्पैन नहीं है ना. देखो वो हर चीज़ में, रिलेशनशिप्स में भी तो यही हो रहा है, जॉब में भी तो यही हो रहा है. मतलब हर चीज़ में ये हो रहा है कि जल्दबाजी, क्विक, दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. भाई 15 साल कौन लगाएगा? तो भाई क्या करोगे, बैंकरप्ट हो जाओ. मतलब उसका दूसरा ऑप्शन ये है. सो आई वंडर इफ यू हैव क्रैक्ड द फॉर्मूला. अगर ट्रेडिंग करना सीख गए आप और थोड़ा बहुत अच्छा गेम प्लान भी बना दिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, से इफ यू आर एट योर 5-year mark, can you raise money to jump to the next level? Or is Yes, that, you can. But that also has to be calculated. See, मैं ये बोल रहा हूँ, जो पैसा आपको दे रहे हैं, he is taking a bet on you.
नाउ कई लोग जो इन्वेस्टर होते हैं बंदा देख के भी लगा देते हैं. आई हैव सीन, लाइक आई टॉक टू दीज पीपल, यार क्या देखा तूने, बिजनेस प्लान तो बकवास है यार, बंदे में फायर थी यार, वो साला कुछ कर लेगा, प्लान बकवास था, बंदा सही था. सो ये भी है. बट हाउएवर, if you are wanting to raise money, you have to show some proof of concept. मैं तुझ पे भाई क्यों विश्वास करूं? What am I betting on? Am I betting on your idea? Am I betting on your potential? Or am I betting on your execution capability? किसी बात, because I have to secure my money ना. वो ज़रूरी है कि you have to answer this question in your mind कि why should somebody invest that money on me? एंड द बिगेस्ट मिथ विच यंगस्टर, आइडिया बड़ा अच्छा था, आइडिया की कोई पैसे नहीं होते, एग्जीक्यूशन के पैसे. एग्जीक्यूशन, योर कैपेबिलिटी, योर टीम, योर फायर इन द बेली, ब्ला ब्ला ब्ला, द सिग्मा ऑफ ऑल दैट. पता है इस चैप्टर में ना आपने गोल्डन नगेट्स दिए हैं. लाइक अगर किसी ने मुझे ये एट एज 22 कहा होता है, आई वुड हैव सेड थैंक यू सर. बट द ट्रूथ इज इस चैप्टर के पहले जो चैप्टर्स आए थे वो ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑडियंस के लिए, कि लर्न टू हैंडल योर सेल्फ, लर्न टू हैंडल योर फाइनेंसेस, लर्न टू हैंडल ग्रोइंग इन योर करियर. इसलिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, जो छोटी सी केस स्टडी भी है, बट एट द सेम टाइम इट्स मेनली फॉर फैमिली बिजनेसेस. ठीक है, ये वाला टॉपिक कवर नहीं हुआ है इस शो पर, एंड आई फील इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो लोग फ्रेशर्स भी है, जिन्होंने कभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं करा है, जिनके फैमिलीज के भी बिजनेसेस नहीं है, उन्हें भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा. बट दिस इज फॉर families who are trying to figure how to make the businesses grow further, pass it on to the next generation to scale. sure. Okay. पहले एक केस स्टडी के साथ स्टार्ट करते हैं, अंबानी केस स्टडी. लूजली आप ये समझा सकते हो कि धीरूभाई अंबानी ने क्या किया और फिर मुकेश अंबानी को क्या कहा, लूजली स्पीकिंग, और फिर मुकेश अंबानी ने क्या करा, and what is the plan for the third generation? So this is, obviously based on not my first hand experience, but whatever I have seen, heard, observed. So Dhirubhai also started as a trader. ट्रेडिंग करा, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आए, राइट, टेक्सटाइल किया, प्लास्टिक वो चीज़ों में आए. देन ही टुक अ वेरी बिग रिस्क विच इज़ कॉल्ड जामनगर रिफाइनरी. नाउ लेट मी टेल यू, जब जामनगर रिफाइनरी लग रही थी और जो कैपेसिटी उन्होंने बनाई, and some of the people who worked with him at that time, I have worked with them, and they said, हमने भी बोला था धीरू भाई को कि सर एक बार सोच लो, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं हो गया. ओके, एंड दिस इज सुनी सुनाई बात, मैंने अपने से इतना मैं डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कि क्या होगा, नहीं सर, मतलब जो भी आपने इतने साल में बनाया है वो ज़ीरो हो जाएगा सर, बस इतना ही ना, फिर शुरू करेंगे. ये हैं धीरू भाई. I'm sure he would have secured his family. I'm not very sure about that, रणवीर, क्योंकि जब जामनगर रिफाइनरी का जो रिस्क है, somebody has to salute that person to take that kind of risk, and the people he had, कई जगह it is mentioned Panchratna, the really great team he had, at least 1 or 2 people I know because I've worked with them, like they are like I would touch their feet anytime, मतलब वो रिस्पेक्ट रिगार्ड है. उन्होंने कहा कि वी स्टूड करेक्टेड, हमने भी हाथ रोकने की कोशिश की. उन्होंने कहा यार देखो, मैंने सबकी बात सुन ली, ऐसा नहीं है कि धीरू भाई इग्नोर करते थे कि आई हैव द आंसर्स. उनका अच्छा बताओ क्या रिस्क है, ये है कैपेसिटी रिस्क है, कैपेक्स रिस्क है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मैंने जो अज्यूम किया इतना माल बिकेगा, अगर नहीं बिका, इतनी प्रोडक्शन नहीं हुई, तो क्या लॉस होगा. ये सब उन्होंने सुनने के बाद कहा, आई हैव हर्ड ऑल ऑफ यू विद फुल रिस्पेक्ट, लेकिन वी आर गोइंग अहेड एज एन एंटरप्रेन्योर, ये मेरी कॉल है. सो यू अंडरस्टैंड, एंड दैट वाज द गेम चेंजर फॉर रिलायंस. जामनगर रिफाइनरी हैज़ बिल्ट रिलायंस बिकॉज द काइंड ऑफ स्केल, कैश फ्लोज, एवरीथिंग इट ब्रॉट, डिड एवरीथिंग फॉर रिलायंस. ये पॉइंट समझ में आ गया. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट. What I saw when I was working in that company is that जो मुकेश भाई ने इनहेरिट किया, उसको उन्होंने बिफोर आई लेफ्ट रिलायंस ही कितना बिल्ड एंड ग्रो कर दिया. बट वॉट हैज़ हैपन्ड इन द लास्ट 10-15 years is, so one transformation that Reliance went through, जिसको हम बोलते हैं री इनकारनेशन या अवतार, वॉज धीरू भाई टू मुकेश भाई.
बट आई थिंक तीसरा अवतार हुआ जो कोई नहीं देख रहा है। जैसे उन दिग्गज लोगों ने जिनके मैं पाँव छू आज भी छूँगा, उन्होंने बोला वी स्टैंड करेक्टेड इन फ्रंट ऑफ धीरू भाई's विल। मैं भी स्टैंड करेक्टेड हूँ। मैं आज कन्फेस कर रहा हूँ, जब वो जियो की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एंड आई हैड सम आइडिया कितना कर रहे थे, 50,000 करोड़ हुआ, फिर 1 लाख, फिर उसके ऊपर हो, मैंने कहा भाई शिप हिल जाएगी भाई। फिर कंज्यूमर ब्रांड्स में आ रहे हो, तुम तो B2B के बादशाह हो यार। कहाँ B2B में घुस रहे हो, कहाँ रिटेल में घुस रहे हो, कहाँ टेलीकॉम में घुस रहे हो। मेरे को भी लगता था यार, इज दिस द राइट स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू आर ग्रेट इन B2B, यू आर नॉट सो गुड इन B2C। बट what happened? Today they are ruling even there. So to move from B2B, जैसे मैंने बोला एक जनरेशन लगती है ना ट्रेडर को बनने में, मैन्युफैक्चरर, एक B2B को B2C बनने में शायद एक लाइफ टाइम में हो भी नहीं सकता, और शायद हो ही नहीं सकता। जैसे श्नाइडर इलेक्ट्रिक है या ABB है, तो B2C में कभी आएंगे? वॉशिंग मशीन बनाएंगे क्या? बट रिलायंस ने कर दिखाया, एंड कल्चरली भी बहुत चेंज हुआ। नाउ व्हेन आई गो देयर, इट्स अ डिफरेंट कंपनी। सो इमेजिन a petroleum company, a petrochemicals company gets into consumer facing business, gets in the next generation, stitches it and builds it. I mean, what could be a better story than that? आई थिंक बहुत सारे यंग लोग ये मानते हैं कि अंबानी फैमिली का ना एक गोल्डन हैंड है कि वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाए वो सोना बन जाती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। देखो, जो बिजनेस नहीं टेक ऑफ करते हैं, सो रिलायंस इज ऑलवेज इन प्रोजेक्ट स्टेज। पैरेलली कई बार हम ये देखते थे यार ये कौन सी टीम है, ये क्या कर रहे हैं 100 लोग बैठे हुए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टडी करते रहते हैं, और कई वो नहीं भी लॉन्च करते। बट आई वुड ऑल्सो थिंक दैट ये जो गोल्डन हैंड वाली थियोरी सीम्स टू बी राइट, बिकॉज इट वुड बी हार्ड टू फाइंड अ बिजनेस इन विच दे फील्ड। बट एट रिलायंस कोर कुछ तो मेंटालिटी वाइज सही जा रहा है, कल्चरली, मेंटालिटी वाइज, स्ट्रैटेजी वाइज। तो वो कोर क्या है? सो देखो, कोर मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मतलब लिमिटेड विजिबिलिटी था, एक प्रोडक्ट लाइन में था। जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन करी, और मैं होंडा से गया था, तो भाई MNC थोड़ी सी टशन होती है। तो जब मैंने पहली, एंड दिस विल शो यू द मेंटालिटी, पहली प्रेजेंटेशन बड़ी तैयारी करी, एंड वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिलेटेड टू मुकेश भाई, हितल मिसवानी वॉज देयर, बड़े बड़े लोग थे। मेरे को मेरे बॉस ने बोला तुम करो, तो मैं छोटू राम, DGM लेवल का बंदा है, दे आर ऑल। तो मैंने प्रेजेंटेशन शुरू करी, पहली या दूसरी स्लाइड पे था, उन्होंने कहा बेटा बैठ जाओ। मैं नहीं सर, कहते नहीं बैठ जाओ। 3 सवाल पूछे, राजीव ये आपने किस लिए बनाया? मैंने कहा सर पेट्रोलियम के जो हमें पेट्रोल पंप्स खोलने हैं उसकी चैनल स्ट्रैटेजी है। ओके, सो विच कंपनीज हैव यू बेंचमार्क्ड? मैं BPCL दिस नहीं, इंडिया की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल कौन सी कंपनी आपने पेट्रोलियम में देखी है? मैंने कहा ग्लोबल तो मैंने देखी नहीं। अच्छा, पर आपको पेट्रोलियम तो देखनी नहीं है, आपने 7-Eleven स्टोर देखा? विच इज़ द बेस्ट फ्रेंचाइज मॉडल इन द वर्ल्ड? 7-Eleven। मैकडोनल्ड्स, डिड यू स्टडी डंकिन डोनट्स? दे स्टार्ट विद ग्लोबल स्केल। ये दिस वॉज अ, बिकॉज आई हैव वर्कड इन होंडा विच इज़ अ मल्टीनेशनल, बट द थिंकिंग, तो वो क्या हुआ, बातें हुई, मेरी प्रेजेंटेशन तीसरी स्लाइड पे नहीं गई, एंड आई लर्नड माई लेसन कि गुप्ता जी सुधर जाओ अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो। सो वन थिंग इज दे थिंक ग्लोबल, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ग्लोबल, बहुत लोग सोचते हैं, बट आई कॉल दैट सब्ज बाग एंड शेख चिल्ली के ख्वाब, they also make it happen. That's the one difference. So fire, that fire in the belly, that go-getter attitude, having the teams in place, having the monitoring mechanisms in place, having the resources in place, people in place, and they are way ahead of time. When I joined them, I mean, everything was online in 2002. मतलब मैं पर्चियाँ नहीं बनानी थी लीव्स की। 2002 में तो मैं एक मल्टीनेशनल में लीव की पर्चियाँ बनाता था, या बाहर जाने के लिए फैक्ट्री के लिए। सो दे हैड अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी सो लॉन्ग। हमारे को सिर्फ बाहर की चकाचौंध दिखती है, बट जो अंदर जाता है दैट वी डोंट सी। सो दिस इज द मेंटालिटी, थिंक ग्लोबल बट मेक इट हैपन। एंड व्हाट विल इट टेक टू मेक इट हैपन? ओके, अभी एक प्रैक्टिकल नज़रिए से सेम केस स्टडी को एनालाइज करते हैं। फॉर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स लाइक मी, मुकेश अंबानी हमारे लिए भगवान की तरह है कि वाओ व्हाट अ बिजनेस स्टोरी।
But honestly, we can only aspire to be Dhirubhai Ambani. Is there truth in this statement? बिल्कुल ठीक है. No? यू कैन ओनली एस्पायर टू बी धीरू भाई, क्योंकि आपको स्टार्ट तो आप मुकेश भाई को जो एडवांटेज मिली वो आपको नहीं है. Okay. And in order to become a potential Dhirubhai Ambani, we need to master everything we've spoken about till this point in the podcast. बिल्कुल. Correct? अभी ये सेकेंड जनरेशन के बारे में बात करते हैं. तो दो सवाल है. पहला सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को क्या सिखाया ऑन अ कोर लेवल अदर देन द टेक्निकलिटीज. दूसरा सवाल ये है कि एक 2020s के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर अगर एक फैमिली रन बिजनेस को अगले जनरेशन को ट्रेन करना तो दिमाग में क्या रखना चाहिए? सो आई हैव टू ओनली गेस. सो मुझे क्या लगता है कि धीरू भाई जी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी. एज आई ऑलवेज से चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग द पेरेंट्स. सो आई थिंक वैल्यू सिस्टम्स जो हैं मेहनत के, गो गेटर एटीट्यूड के, और अगर सोच लिया तो करना है. I think this is what would have been definitely transmitted not merely through the DNA or through the blood, but by living in the same house and working in the same company. So, working hard, having a go getter attitude, and whatever you set out to do, don't leave your college in between. उठा लिया है ना तो करना तो है बॉस, कुछ भी हो जाए. That resilience power. Focus on the controllables and cut off the noise. Exactly. So I think this spirit of work hard, global thinking, think big, think really big, think global. Because I think Reliance का एक unspoken strategy है, कोई भी हम business करेंगे इंडिया में we have to be number 1 and top 3 in the world. It's very clear. इंडिया में number 1, top 3 in the world. So वो सोच है, कितनों की ऐसी सोच? Got it. These are the learnings that Dhirubhai Ambani possibly passed on to Mukesh Ambani. Yeah. I've heard something similar in most conversations that I've had around this topic. अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक 2020s कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर एक बिजनेस ओनर अपने बच्चों को क्या सिखा सकता है so that the second generation goes way beyond the first generation. Okay. So it's very crude, but मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारी माइंड, बॉडी और हैबिट्स है ना, ये इस जनरेशन को थोड़ी ठीक करने की बहुत ज़रूरत है. सो मैं एग्जांपल सिंपल देता हूँ कि मैंने नहीं देखा एटलीस्ट अपनी लाइफ टाइम में कि कोई भी बंदा 40 आवर्स या 45 आवर्स, हो सकता है बाकी की जनरेशन में पता चलेगा 20 साल बाद कि कोई 20 घंटा या 15-20 घंटे करके सक्सेसफुल हो सकता है क्या. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट you have to have a body which can get out of the house at 8 a.m. and get into the house at 8 p.m. and it's like 12 hours including commute and you should be okay with it. क्योंकि उन 12 घंटों में आप एनवायरनमेंट की वजह से ही बहुत कुछ सीख लोगे. Exactly, बाहर तो जाओगे घर से, कम्यूट टाइम है. सो वन इज कि दूसरा ये जो गेट रिच क्विक वाली थियरीज है ना, आई थिंक जो भी सिखा रहा है आपको या जितने सारे लोग, आई थिंक दैट शुड बी रियली थ्रोन आउट ऑफ द विंडो. थर्ड थिंग ये है, अगर मैं फैमिली बिजनेस ओनर और वी आर टॉकिंग ऑफ सेकेंड जेन, आई थिंक एज अ फादर आई विल केयरफुली असेस कि ये जो मेरा बच्चा है, अगेन मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल, ये तीनों अगर ट्रायंगल में मेरे इसके बैठ रहे हैं तो मैं इसको इस बिज़नेस में कैसे फिट करूं और इसको कैसे ट्रेन करूं. बट अगर मुझे लगता है दैट ही इज़ नॉट बी गोइंग टू बी एबल टू succeed or fit into my shoes and I am that business owner, then I will create another system and process so that the business continues, the lifestyle continues, and this person does something which aligns with his interest, capability and potential. जो आज वन वे ट्रैफिक है कि अगर आप इस बिजनेस में नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट वो भी अगर करना है तो भी हार्ड वर्क, मेंटरिंग, इकोसिस्टम, रिलेशनशिप, ये सब करनी पड़ेंगी. सो आई थिंक एज अ नेक्स्ट जेन, एज अ सेकेंड जनरेशन ओनर और फर्स्ट जनरेशन पासिंग टू द नेक्स्ट जेन, what I would do is I would tell them it's absolutely fine to be out and about for 12 hours in a day.
डोंट से मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं मर गया, क्या कोसने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतने घंटे का काम है. खाली बैठोगे ना जिस दिन, उस दिन समझ में आएगा कि क्या होता है. बीइंग बिजी इज अ प्रिविलेज. इज़ अ प्रिविलेज. ये ज़रूरी है. एंड अंडरस्टैंडिंग योर इंटरेस्ट, दिस थिंग, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेसेस कि दिस इज व्हाट आई कैन डू एंड दिस इज व्हाट आई कांट डू. I think these are the few things I would like to, transfer to the next generation. But as the owner, as the custodian of the business which I have set up, I will ensure that I am putting the best person out there. Not my son, not my daughter. If that person is not the best suited person for the interest of the business. You get the point? यस. आप बेसिकली ये कह रहे हो कि बच्चे की पर्सनैलिटी को पहचानो. अगर पर्सनैलिटी सूटेड नहीं है तो रादर टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, नॉट योर चाइल्ड, Yeah. एंड फिगर आउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड्स फ्यूचर. बिल्कुल. जिस बंदे की अपब्रिंगिंग अलग है, जिस बंदे का सब कुछ अलग है, वाई आर यू ट्राइंग टू कन्वर्ट हिम इनटू योर इमेज? गॉड हैज मेड ईच इंडिविजुअल इन डिफरेंट इमेज, राइट? सो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे इस बिजनेस को आगे चलाने के लिए मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए, राइट? चतुर होना, शाना होना, सैवी होना, थोड़ा पॉलिटिकल होना, ये सब मैं करूँगा. और अगर मुझे लगता है भैया ना हो पाई, इसके बस की ना है, तो मैं कंपनी को प्रोफेशनलाइज कर दूंगा. बट उदास नहीं होऊंगा, यार ये क्या भगवान, क्या गधा पैदा किया. ये ऐसी भाषा होती है बिजनेस में, क्या गधा पैदा हुआ है. हो सकता है मेरी वाइफ को भी 4 सुना दे, क्या तूने कपूत निकाला है. ये सब क्या बेकार की बातें हैं. मे बी ही इज मेंट टू डू समथिंग एल्स. Then I will not have further quarrel with that issue, but I will professionalize the company, put such structures in place कि business भी चलता रहे, वो भी करता रहे. Last, आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी ऑप्शंस हैं. बेच दो यार कंपनी को. आपकी 250 करोड़ या 500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, लेट्स से आपका एबिटा 10% का, बड़ी मरी गिरी हालत में 15% का एबिटा है, ठीक है, तो कितना हो गया? 75 करोड़ हो गया. कुछ तो वैल्यूएशन होगी. आप सेल ऑफ कर दो कंपनी को, वेल्थ क्रिएट करके दे दो बच्चों को. आईपीओ निकाल के धीरे धीरे वेल्थ अनलॉक कर लो. मतलब क्यों हम उसी में ही फंसे हुए हैं अपने चक्रव्यूह में कि मेरा बेटा ही संभालेगा. देयर आर वेज टू अनलॉक दैट वेल्थ एंड क्रिएट द वेल बीइंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. बट द डिस्प्यूट इन आवर माइंड इज फैमिली फॉर द बिजनेस या इज बिजनेस फॉर द फैमिली. ये वहाँ पे पर्पस में जाके अटक जाती है सुई. वाओ. क्योंकि इसी में खुद क्लैरिटी नहीं है. क्यों करना है भाई बिजनेस? यार बच्चों की लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी वेल्थ अनलॉक कर लो, बेच दो उसको, सिस्टम बना दो. हाँ, अगर बिजनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फैमिली तो उसमें दूसरा स्ट्रक्चर लगा दो. दैट्स द ओनली वे आउट. बट बाय जस्ट क्वारलिंग एंड फाइटिंग इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. अंडरस्टूड एंड अब्सॉर्ब्ड एवरीथिंग यू सेड सर. बट इसी वजह से ना इट्स शॉकिंग टू मी कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज है विच हैव गॉन बियॉन्ड Gen 2, Gen 3, Gen 4. Like the Ambanis themselves are at Gen 3 right now. I don't know what's gone right there. I know we've addressed this in the past, but तो मैं इसका जवाब देता हूँ. लेटेस्ट सर्वे शोज, एंड आई एम नॉट सरप्राइज द नंबर कुड बी मोर, 50% ऑफ द नेक्स्ट जेन डजंट वांट टू जॉइन द फैमिली बिजनेस. बट मेरे हिसाब से इट माइट बी 70 और 80, बट सर्वे 50 बताता है. क्यों? मुझे फैमिली बिजनेस से जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो तो चाहिए, बट मुझे मरना नहीं है. क्या कारण है उसका? 2 कारण है. बोरिंग बिजनेस एंड समबडी ब्रीदिंग डाउन माई नेक. यानी कि पापा, चाचा, ताऊ, दादा, एल्डर कजन, एल्डर सिबलिंग, द लिस्ट इज एंडलेस. भाई मिनिमम मैंने जो देखा, बहुत कम ऐसी फैमिलीज होंगी जो थोड़े एक साइज़ के हैं कि फादर और बेटा है. चाचा ताऊ ज़रूर होंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर के जो भाई थे वो अलग हो गए. 4 जने तो मिनिमम होंगे, चाचा, ताऊ, कज़न और वो, ठीक है, और अगर सिबलिंग है. सो दे डोंट वांट टू बी ब्रीदिंग, पीपल ब्रीदिंग डाउन द नेक. सेकेंड, एंड दिस इज सम रिसेंटली वन ऑफ द पर्सन्स हु एनरोल्ड इन आवर कोर्स टोल्ड मी, कहता है सर मेरे को आप पढ़ाओगे तो फैमिली बिजनेस मुझे करना ही नहीं है. मैं क्यों? कहता है सर ब्रेक ही नहीं है लाइफ में कुछ. मैं क्यों?
कहता सर दिमाग पक जाता है, सुबह भी वो बातें, दोपहर में भी, शाम को भी, करने देना नहीं इन्होंने कुछ मुझे। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी सर ऐसा मुझे कोर्स कराओ मेरी नौकरी लग जाए। सो द इशू इज Ambani's is an exception. The business was interesting enough, it matched with the kids, but 50% of the kids don't want to run the family business. Now, how do we solve that problem? And imagine what will be that number? There are 6.3 crore MSMEs in this country. Okay? I think that's the number. Now, what will happen? उनके बच्चे तो चलाना नहीं चाहते, वो तो बाहर पड़े हैं या उनकी लाइफ है। That's the problem this country needs to solve. तो क्या होगा इन बिजनेसेस का? बंद हो जाएंगे या वेल्थ अनलॉक हो जाएगी या बिक जाएंगे। जो बिक सकेगा बिक जाएगा, जो नहीं बिक सकेगा जब तक वो चला सकता है चलाएगा। दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मुझे याद है जब मैं 22 साल का था और जब मैं मेरे दोस्तों की लाइव्स देखता था जहाँ यार किसी का फैमिली बिजनेस है, आई थॉट टू माई सेल्फ कि वाओ व्हाट अ प्लेटफॉर्म, यू नो, आई विश आई हैड दैट प्लेटफॉर्म, आई कुड ग्रो इट इनटू समथिंग ह्यूज। बट देन अगेन एज आई ग्रू ओल्डर, मैं ये जाना हूँ कि यार यू कांट ऑलवेज कंप्लीटली एम्पथाइज विद पीपल, यू डोंट नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। वो है ना, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। श्योर। अ गाय फ्रॉम अ टॉप बी स्कूल, ओके, सन ऑफ अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, वो रो रहा है, ठीक है। रिसेंटली आई मेट दिस गाय, ही वाज लिटरली क्राइंग। कहता सर सबसे बड़ी ज़िंदगी की भूल एक करी, इकलौता बेटा है कि फैमिली बिजनेस में आ गया, टॉप बी स्कूल से था, मरी गिरी हालत में सर जितना भी मिलता सांस तो आती, सांस तो आती। कहता आज मेरी क्या हालत है, मेरे जो पीयर्स हैं दे आर गेटिंग मल्टी करोड़ सैलरी बिकॉज ही हैज़ फ्रॉम अ टॉप बी स्कूल 15-16 ईयर्स पहले ग्रेजुएट किया। कहते सर मुझे 50 लाख रुपए भी साल के कोई नहीं देगा क्योंकि मैंने कभी जॉब ही नहीं करी है। सो दिस इज़ द इशू दैट इज़ हैपनिंग, दैट द नेक्स्ट जेन इज़ फीलिंग सफोकेटेड and it's not about boring. Boring is a alibi or a proxy for overbearing seniors in the family because they are not allowing them autonomy. लाला। लाला। क्योंकि मेरा वचन ही शासन है और मेरा ही शासन चलेगा। बट शायद ये लाला प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल भी है। यू आर राइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यू कांट सॉल्व दैट लाला प्रॉब्लम। देखो मैं बताऊं कि कहाँ अनसॉल्वेबल है कहाँ नहीं है। अगर एक लाला, आपने टाटा से शुरू किया था ये डिस्कशन, मालकियत से अगर मैं कस्टोडियनशिप पे आ जाऊं, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं मरूंगा। मैं तो मरूंगा ना, शायद पता नहीं, शायद लाला शायद नहीं मरते होंगे जो लगे हुए हैं, ये इमॉर्टल होते हैं। तो मेरा इनके बारे में क्या विचार है आपने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इनकी सोच क्या है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, ऐसी कुछ है ना, कि भगवान का ये अवतार है, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिटी दे आर कॉलिंग देमसेल्व एज किंग। अच्छा नहीं लगता भगवान बोलना, लेकिन मुझे पता है कि मैं भगवान हूँ, सारा तुम्हें पता होना चाहिए भगवान हूँ। दिस गॉड कॉम्प्लेक्स इज द प्रॉब्लम and this is the reason they become so overbearing. But majority of them are like this. But are there examples which are different? Yes, there are. Why not? There are examples. Sunil Bharti Mittal, Harsh Mariwala, Rahul Bajaj, all of them have groomed their heirs. Anand Mahindra, Kumar Mangalam Birla, Godrej family. क्या वो ओवरबियरिंग पेरेंट्स हैं? उनके बच्चे देखो, अजीम प्रेम जी, हाउ वेल आर देयर चिल्ड्रन डूइंग? शिव नादर, रोशनी नादर इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। कितने एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स वर नॉट ओवरबियरिंग, दे हैड अ रिटायरमेंट डेट, दे न्यू कि मैं मरूंगा भाई, और पता नहीं कब मरूंगा, मौत कब आएगी नहीं पता। तो बच्चों को ग्रूम करो, क्योंकि मैं हाथ पकड़ने के लिए, साइकिल का स्टैंड पकड़ने के लिए नहीं खड़ा हूँगा। But the thing is, the people who think they are immortal and who think that the universe goes around them, and if they are not there, होता है ना एक एग्जाम्पल कि मैं ग्लोब अपने इस पे कैरी कर रहा हूँ,
Those are the people, and I always say this, they should be very clear in their head. बच्चों को यार सांस लेने दो. अगर आप इतने ओवर बियरिंग हो, somebody needs to tell them. एंड आई थिंक बच्चों को ही फिगर आउट कर लेना चाहिए. पढ़ाई वढ़ाई करके MBA करो या इंजीनियरिंग करो, नौकरी कर लो. पापा मैं आ रहा हूँ बिजनेस में, आ रहा हूँ, अगले साल आ रहा हूँ, अगले साल आ रहा हूँ. एंड व्हेन योर फादर, दैट ओवर बियरिंग फादर is no longer having the health or this thing, then you come in. This is very important part of this whole story, that we need to understand the needs of this generation also. They cannot take so much of crap. They want autonomy, they want to live their life, they need some independence, and above all they need respect and they need significance. वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं. Many business owners kids have been telling me कि सर मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कुछ कर दिखाऊं जिससे मैं अपने को रिस्पेक्ट कर पाऊं, कि मैंने सिर्फ इनहेरिट नहीं किया. दिस इज द इशू दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, and this is our effort in this program कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. राजीव सर, काश मैं आपको यहीं रखकर बिजनेस कोचिंग ले सकूं for the rest of my life, but unfortunately we're out of time. All I want to say at this point is मज़ा आ गया. बहुत ही क्रिस्प वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट था ये. मैंने खुद बिजनेस सीखा था एक स्टैनफोर्ड सीरीज ऑफ लेक्चर्स से. वाई कॉम्बिनेटर ने कुछ लेक्चर्स अपलोड करे थे. इट वाज कॉल्ड हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. बट आज जो इस पॉडकास्ट में बातें हुई हैं, it's much more practical than that series. So happy to hear this, Ranveer. I just hope कि audience समझे कि किस तरह का सोना पड़ा हुआ है इस पॉडकास्ट में. Let them seek it out. So thank you, sir. Appreciate your time. Appreciate Thank your you, presence. Ranveer. Thank you so much. And hope you enjoyed it as well. Yes, I enjoyed it a lot. Okay. Thank you. See you very soon. Thank you, sir. Thank you. Bye. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. जब ये एपिसोड रिकॉर्ड हुआ, मेरी थॉट ये थी कि यार शुड वी कट इट और शुड वी लीव इट डीप एज इट इज़. लंबा पॉडकास्ट रहना चाहिए या थोड़ा सा कंडेंस पॉडकास्ट. बट यार राजीव गुप्ता सर इतने ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं खुद के करियर ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से, खुद के टीचिंग स्किल्स की वजह से. द ऑब्वियस आंसर वाज लीव इट एज इट इज़. दिस इज़ गोल्डन एडवाइस. दिस इज़ द काइंड ऑफ एडवाइस आई विश आई हैड एट द स्टार्ट ऑफ माई ओन बिजनेस करियर. दोस्तों राजीव सर के सोशल हैंडल्स हम नीचे लिंक कर देंगे. याद रखिए, अगर आप एक सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, या अगर आप एक सेकेंड या थर्ड जनरेशन ऑफ अ बिजनेस फैमिली हो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड्स you'll ever watch in your life. इसलिए I will link Rajiv sir's postgraduate program at Masters Union down below as well. Make sure you check it out. Couldn't point you towards a better business coach when it comes to this specific business game plan of scaling a family business. बताइए ये वाला पॉडकास्ट कैसा लगा. स्पेशली आप में से जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा. आई वांट टू नो इफ यू गेन वैल्यू फ्रॉम दिस वन, एंड आई वांट टू नो हाउ वी कैन improve these kind of business conversations even further. हमारी इंटेंशन ये है कि बहुत लंबे, बहुत ज़्यादा डीप पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करके पेश करें आपके सामने through your feedback and through your inputs. Lots of love to you. Thank you for listening to TRS.